नमस्कार दोस्तों, आज की जो है अपनी क्लास रहने वाली है ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के लिए। देखो, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ ये है चार्ल्स डिकेंस का, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस का एक नोवेल है ये। तो इसमें समस्या का क्या आती है समझने में? देखो, दो समस्या हैं इसको समझने में। पहली तो इसका जो है बैकग्राउंड पता नहीं होता है, तो इसको समझने में दिक्कत आती है। और दूसरा इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको समझने में दिक्कत आती है। इसके अलावा इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं आपको पहले बैकग्राउंड करवाता हूँ, उसके बाद जो है अपन कैरेक्टर्स करते हैं। शुरू के 5 मिनट आप मुझको दीजिए, 5 मिनट के अंदर पूरा समझ में आ जाएगा ये। उसके बाद अपन चैप्टर डिस्कस कर लेंगे, जो भी चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि ये 45 चैप्टर्स में है, तो मैं सारे ही बता दूंगा मोटा मोटा एक बार आपको। तो देखो, पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इसके। अपन क्या क्या फैक्ट्स हैं इसके। जैसे कि ये चार्ल्स डिकेंस का नोवेल है, ये हो गया मामला, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें है 45 चैप्टर्स, ये हो गया दूसरा मामला। और इसमें क्या है, और है इसमें अपने चार्ल्स डिकेंस का हो गया 45 चैप्टर्स हो गए। 3 बुक्स में डिवाइडेड है ये। बुक्स के नाम भी मैं बताऊंगा आपको, जैसे बुक 1, बुक 2 और बुक 3। और इनके अलग अलग चैप्टर्स भी हैं। जो टोटल 45 चैप्टर्स हैं वो इनमें बटे हुए हैं। कुछ चैप्टर बुक 1 में हैं, जैसे कि 6 चैप्टर तो इसमें हैं, और बुक 2 में है 24, और बचे कितने 15 चैप्टर जो है अपनी बुक 3 में है, ठीक है। और अपन चलते हैं अब इसमें एक बार इसका जो है पब्लिकेशन देख लेते हैं, और थोड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो भी बनती हैं इसके बारे में, अपन सबको 1 बाय 1 देख लेंगे, ठीक है। इसका जो फुल नेम है वो देख लो एक बार, ए टेल ऑफ टू सिटीज़, अ स्टोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अ स्टोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसको सब टाइटल भी बोल देते हैं, जो पीछे ऐसे लिखा आता है ना, ये एक टाइटल, और उसके बाद जो दूसरा टाइटल होता है उसको अपन सब टाइटल भी बोल देते हैं। रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे बेस्ड है सीधी सीधी ये स्टोरी। और क्या है इसमें, ये जो है मैगज़ीन में आई थी, उसका नाम है ऑल द ईयर राउंड मैगज़ीन, मतलब ऑल द ईयर नाम की एक मैगज़ीन थी जिसमें ये पब्लिकेशन हुआ है इसका, पब्लिश्ड अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। इसका जो पब्लिकेशन है वो इसमें हुआ है, ऑल द ईयर राउंड मैगज़ीन है, ऑल द ईयर राउंड, ठीक है। और कब से कब तक हुआ है, 30 अप्रैल से 29 नवंबर। ये तो बेसिक सी बातें हो गई इसके बारे में, ठीक है। अब जो बुक 1, बुक 2, बुक 3 है, इनके नाम हैं। जैसे पहली बुक का नाम है रिकॉल टू लाइफ, रिकॉल्ड टू लाइफ, ठीक है। दूसरी बुक का नाम है द गोल्डन थ्रीड, गोल्डन थ्रीड हो गई है अपनी। पहले में कितने चैप्टर थे, 6। दूसरे में कितने चैप्टर हैं, 24। और तीसरी बुक का नाम है द ट्रैक ऑफ ए स्टॉर्म, द ट्रैक ऑफ ए स्टॉर्म। ये तीसरी बुक है अपनी 15 चैप्टर्स वाली। ये नाम आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए। देखो, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं क्या क्या है इसमें। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ नोवेल है, किसका है, चार्ल्स डिकेंस का है। पूरा नाम ये है, ए टेल ऑफ टू सिटीज़, अ स्टोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 2 समस्या आती हैं पढ़ने में, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। तो कैरेक्टर्स में समझा दूंगा और बैकग्राउंड में समझा दूंगा, फिर आसानी से ये आपको याद रह जाएगा। 3 किताबों में आया है, रिकॉल टू लाइफ है, द गोल्डन थ्रीड है, द ट्रैक ऑफ ए स्टॉर्म है। मैगजीन जिसमें ये पब्लिश हुआ है वो है ऑल द ईयर राउंड मैगजीन। 30 अप्रैल से 29 नवंबर तक ये जो है पब्लिश हुआ है, वीकली इंस्टॉलमेंट्स में ये आता है, ठीक है। पहले बालहंस आती थी ना, जब बचपन में पढ़ते थे, बालहंस, कुछ कहानियाँ, कुछ उसमें वो आते थे, जो है ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आती थी उसमें खूब सारी। आगे चलते हैं अपन, आगे है अपने, अब अपन बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड की, ठीक है ना। और अगर इसमें नैरेटिव चाहिए तो आपको ओमनिसिएंट थर्ड पर्सन है। ओमनिसिएंट होता है जो हर जगह प्रेजेंट होता है, हर जगह प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हो गया हर जगह प्रेजेंट आपका लिसनर, वो जो नैरेटर है, जो डिस्क्राइब करेगा सारी घटनाओं को। वो कभी फ्रांस में, ना कभी लंदन में, ना कभी इंग्लैंड, कभी पेरिस, ऐसे ही घूमता रहेगा जगह जगह पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड समझ में आती है, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी।
देखो बात है 14 जुलाई 1789 की। हुआ क्या था, डेट याद नहीं रखनी है, कुछ भी याद नहीं रखना है। मैं जो जहाँ पे बोलूँ ये चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है, उसके अलावा अपना दिमाग नहीं चलाना है। ये 1789 है, 14 जुलाई 1789। एक घटना होती है स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल। स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल, ठीक है। जो बास्टिल है ये एक जेल का नाम है। होता क्या है कि जो वहाँ के क्रांतिकारी हैं, फ्रांस की घटना बता रहा हूँ मैं। फ्रांस के क्रांतिकारी इस बास्टिल जेल को जो है लूट लेते हैं, या फिर इसमें घुस जाते हैं क्रांतिकारी और उनको कैदियों को छुड़ा लेते हैं और जेलरों को मार देते हैं। जो भी वहाँ पे गार्ड्स होते हैं, जेलर्स होता है, जो कुछ भी होता है उसको मार देते हैं और बच्चे कुचे लोगों को सबको छुड़ा के ले आते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से वहाँ पे क्या आया था, रिपब्लिक आया था। मतलब रिपब्लिक जो है एस्टेब्लिश्ड कर रहे हैं वो वहाँ पे, ओके। ऐसे ऐसे होता है ये। अब इसमें घटना क्या घटती है, घटना ये घटती है कि यहाँ पे एक बर्नार्ड रेनी नाम का जो है वो होता है जेलर। नाम याद नहीं रखना, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। बर्नार्ड रेनी नाम का जेलर होता है, इस जेलर को मार दिया जाता है। और ये जो आंदोलनकारी है ना, ये अपने आप को कहते हैं जैकोबिन्स। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपके काम आएंगी इसमें। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन तो आप जब मेजर लिटरेरी पीरियड्स पढ़ते हो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो भी आपको वहाँ पे ये पढ़ना होता है। तो बर्नार्ड रेनी नाम का जो जेलर था उसको सल्टा दिया है, जैकोबिन्स हैं। और जैकोबिन्स क्या कह रहे हैं, जैकोबिन्स ये कहना चाह रहे हैं, मतलब इन्होंने इसको लूट लिया है। और इनका जो लीडर है जैकोबिन्स का, उसका नाम है रॉबस्पायर। क्या नाम है, रॉबस्पायर, ठीक है। नाम याद नहीं रखना है। मतलब रॉबस्पायर नाम का इनका कोई लीडर था, इन्होंने इसको 14 जुलाई 1789 को बास्टिल की जेल को जो है लूट लिया है। होता क्या है इसमें, इसी के तहत यहाँ पे आ जाता है। और जो राजा होता है यहाँ का, राजा है यहाँ का लुइस 16, इसको मार दिया जाता है। इसकी रानी को भी मार दिया जाता है, रानी को भी मार देते। तो इसको कब मारा जाता है, जनवरी 21 1793 यहाँ पे इसको मार दिया जाता है। और लुइस 16 मर गया, उसकी रानी भी मर गई। और 1795 से लेकर के, मतलब ये जो है ना, ये रॉबस्पायर, इन्होंने इसको रेन ऑफ ग्लोटिन भी बोलते हैं इसको। ये जो पीरियड आया था रेन ऑफ ग्लोटिन। ग्लोटिन क्या होती है, ग्लोटिन एक मशीन होती है, मतलब इस तरीके की कोई मशीन होती है। यहाँ पे सर को रखा जाता है और यहाँ पे कोई भारी धारदार हथियार होता है, उसको ऐसे यहाँ पे गर्दन को फंसा के और काट दिया जाता है। ये ग्लोटिन का रेन ऑफ ग्लोटिन था। इन्होंने भयंकर आतंक मचाया था, जो है रॉबस्पायर और इसके जो समर्थक थे, ये जैक्स वैक्स वगैरह जो भी थे इसके, जैकोबिन्स जो अपने आप को कहते हैं, इन्होंने। तो इसी के चक्कर में जो है 1795 से और 1799 तक अपने नेपोलियन महाराज का जो है वो हो जाता है राइज ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में एक ईडियम भी चलती है, मीट वंस वाटरलू, खूब पूछा जाता है अंग्रेजी में, मीट वंस वाटरलू। वाटरलू का युद्ध जो है लास्ट युद्ध था नेपोलियन का, तो इसलिए ये होता है फाइनल एनकाउंटर, ठीक है। ये फाइनल एनकाउंटर हो गया। मीट वंस वाटरलू, ये एक ईडियम बता दिए मैंने तुमको, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, फ्रांसी क्रांति चली है, उसकी एक घटना बताई है मैंने। बास्टिल जेल में जो है जैकोबिन्स घुस जाते हैं, वहाँ के बर्नार्ड रेनी को मार देते हैं। और जो जैकोबिन्स का लीडर है वो रॉबस्पायर है। लुइस 2 को भी, ये लुइस 16 को भी मार दिया जाता है, इसकी रानी को भी मार दिया जाता है। और भयंकर तरीके से जो ये कत्लेआम मचाते हैं। ये एक घटना बताई है मैंने, ठीक है। ये 1793 से जो है 1794 तक ये टेरर ऑफ ग्लोटिन भी बोलते हैं, रेन ऑफ ग्लोटिन, कैसे भी बोल लो आप, रेन ऑफ टेरर या ग्लोटिन सिस्टम, मतलब सबको मार दें जो भी मिल जाता है उसको। ये एक घटना बताई है मैंने बस। अच्छा, ये घटना घटी क्यों थी, इसके भी थोड़े से बैकग्राउंड में चलते हैं। तो फ्रांस में क्या है, 3 तरीके की कैटेगरी बन गई थी उस टाइम पे। एक तो थी क्लर्जीमैन वाली, एक थी नोबिलिटी वाली जो एरिस्टोक्रेट लोग थे, और एक थी पीजेंट्स वाली। भयंकर कर्जा बढ़ गया था फ्रांस पे, ठीक है। तो और ये क्या, लगातार टैक्स बढ़ाते जा रहे थे। टैक्स सबसे ज़्यादा देते थे पीजेंट्स, जो 90% टैक्स देते थे। और जो ये क्लर्जी, जो चर्च वाले हैं, ये देते थे 10%, और ये 0% नोबल में, क्योंकि सरकार में थे, सत्ता में थे, तो ये तो कुछ नहीं देते थे। और मंदिर मस्जिद जो कुछ भी मतलब चर्च थे, वहाँ से 10% टैक्स का कलेक्शन हो जाता था और 90% पीजेंट्स के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से ये कहानी पूरी चलती है। और अगर मैं और बताऊं फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस में जो है अंतिम फांसी 1977 में दी गई है, और उसके बाद वहाँ पे फांसी बंद कर दी गई है।
और 1981 में इन्होंने जो है मृत्युदंड को भी बैन कर रखा है। फ्रांस में अब किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाता, ये तो ऐसे ही बता दिया मैंने। 1977 में आखिरी फांसी और 1981 में मृत्युदंड को भी बंद कर दिया। ये हो गया अपना बैकग्राउंड रेडी। अब अपन चलते हैं अपने पात्रों की तरफ। पात्र समझ में आना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि अगर पात्र समझ में नहीं आते हैं तो कोई काम का नहीं है फिर ये, ठीक है। अब पात्र में अगर मैं बात करूँ तो अपन सेंटर में रखते हैं ल्यूसी को, ल्यूसी मॉनेट। इसका फादर है डॉक्टर अलेक्जेंडर मॉनेट। देखो आराम से समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा सारा। डॉक्टर अलेक्जेंडर मॉनेट। 3 लवर हैं इसके, 1 न 2 न 3। कौन कौन है? 3 है इसके। एक तो है अपने चार्ल्स डार्ने, इसको ऊपर ऊपर रख लो, जिससे इसकी शादी भी होती है, ठीक है। और एक है सिडनी कार्टन और एक है सीजे स्ट्राइवर, सीजे स्ट्राइवर, और एक है सिडनी कार्टन, सिडनी कार्टन, ठीक है। ये 3 लवर हो गए इसके, सीजे स्ट्राइवर और ये। अब देखो ये जो स्ट्राइवर है इसको तो बोला गया है इस कहानी में जो है डोमिनेंट है, ये मतलब इसमें इन दोनों की आपस की जुगाड़ है, वो तो ये डोमिनेंट है, ये सबमिसिव है, ये मतलब नीचे वाला है, तो इसकी तुलना लाइन से कर देते हैं, इसकी स्ट्राइवर की, और इसकी जो सिडनी कार्टन की तुलना जैकॉल से कर देते हैं। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जैकॉल कौन बताया गया है नोवेल में, तो जैकॉल सिडनी कार्टन है। और अगर क्वेश्चन बनता है कि जो है लाइन कौन दिखाया गया है, तो सीजे स्ट्राइवर को जो है लाइन दिखाया गया है। इस तरीके की बातें हैं दोनों तीनों, ठीक है। अब कहानी को और आगे लेके चलते हैं। तो ये जो है सिडनी कार्टन दारूबाज आदमी है, दारू पी के मस्त पड़ा रहता है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। और चार्ल्स डार्ने, ये इसका बैकग्राउंड बताऊंगा मैं, ये है एवरमॉन्ट फैमिली का आदमी, एवरमॉन्ट फैमिली का आदमी। एवरमॉन्ट फैमिली जो है ये फ्रांस में आतंक मचाने वाली फैमिली है, ठीक है। एवरमॉन्ट फैमिली का ये चार्ल्स डार्ने। इसके अंकल है एक जो, और इसके एक फादर है, मतलब फादर और अंकल हैं जिन्होंने भयंकर आतंक मचाया हुआ है। और ये मार्क्विस डी एवरमॉन्ट इसका नाम है। क्या नाम है? मार्क्विस डी एवरमॉन्ट, इसके अंकल का, ठीक है। फादर का कोई ज़्यादा जिक्र आता नहीं है। अब ये जो अंकल है इसका मार्क्विस डी एवरमॉन्ट, ये एक पार्टी में से आता है जो मॉन्सर द मार्क्विस देता है, ठीक है। एक पार्टी में से आता है जो मॉन्सर, ये देखो कोई अलग नाम नहीं है, मॉन्सर मिस्टर कोई बोल देते हैं फ्रेंच में, मॉन्सर मार्क्विस, ठीक है। मतलब सेम से नेम है इनके दोनों के। मॉन्सर मार्क्विस की ये पार्टी से आता है और ये पूरी कहानी बताऊंगा। एक बालक को कुचल देता है ये बालक को, और जिसका ये बालक कुचलता है उसका नाम है गैस्पार्ड, ठीक है। गैस्पार्ड उसका नाम है, और गैस्पार्ड बाद में इसको मार भी देता है, इसको मार्क्विस डी एवरमॉन्ट को, ठीक है। तो ये एवरमॉन्ट फैमिली का आदमी है, फ्रांस का ही है। और ये कहाँ छुप जाता है? ये डार्ने जा कर के इंग्लैंड में छुप जाता है। मतलब ये इनसे संबंध नहीं रखना चाहता है कि इतनी बेकार फैमिली है हमारी, तो जो है, ठीक है। समझ में आ रहा है? लूसी मैनेट से शुरू हो रही है कहानी। 3 लवर हैं। डार्ने के बारे में मैंने बता दिया, सीजे स्ट्राइवर और सिडनी कार्टन दोनों बता दिए। सीजे स्ट्राइवर का क्या सीन है? ये लॉयर है एक, और ये इसका ये भी लॉयर ही है, दोनों लॉयर ही हैं मतलब। और क्या है इसमें? सीजे स्ट्राइवर जो है ये डोमिनेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा और देखें तो हम, ये मतलब इसका सीनियर भी है, सीनियर है इसका। और अब चलते हैं इधर, डॉक्टर अलेक्जेंडर मॉनेट है। जब ये फ्रांस में बहुत बड़ा क्या था, डॉक्टर था, उस समय इसका एक चेला था, मतलब इसका एक नौकर था, सेवक था, जिसका नाम है अर्नेस्ट डिफार्स। अर्नेस्ट डिफार्स, अर्नेस्ट डिफार जो है इसकी वाइफ है जिसका नाम है थेरेसा डिफार्स। ये विलेन है इस कहानी में, थेरेसा डिफार्स। मैडम और मिस्टर ये दोनों ही खतरनाक काम करते हैं जो है, ठीक है। इनकी एक वाइन शॉप है, और वाइन शॉप कहाँ पर है? वाइन शॉप है सेंट एंटोनी नाम के इलाके में। अगर पूछा जाए कौन से इलाके में, तो फ्रांस में है इनकी शॉप, ठीक है। पूरी कहानी देखो ऐसे समझ में आएगी। ये लूसी मैनेट है, चार्ल्स डार्ने, सीजे स्ट्राइवर, सिडनी कार्टन, 3 इसके लवर हो गए। ये जो चार्ल्स डार्ने ये एवरमॉन्ट फैमिली का है, जो फ्रांस की है, आतंक मचाते हैं, नोबल मैन है ये मार्क्विस डी एवरमॉन्ट इसका अंकल है, जो एक बच्चे को कुचल देता है, बच्चा गैस्पार्ड का होता है। और ये पार्टी से आता है गुस्से में, क्योंकि ये मार्क्विस इसकी बेइज्जती कर देता है वहाँ पे। मार्क्विस नाम है, कंफ्यूज मत होना दोनों के। और सीजे स्ट्राइवर सीनियर है, सिडनी कार्टन जो है इसके नीचे। अब लूसी मैनेट से एक और जुड़ी हुई है जिसका नाम है मिस प्रोस, ठीक है।
ये ख़त्म होते ही आधी कहानी समझ में आ जाएगी आपको, फिर कुछ भी नहीं बचेगा उसमें बताने को। मिसप्रोस का एक भाई है जो स्पाई है। क्या बात है, भाई है जो स्पाई है, इसका नाम है जॉन बर्शाट। मिसप्रोस के भाई का नाम क्या है? जॉन बर्शाट है। भाई है स्पाई है जॉन बर्शाट। और इस लूसी मैनेट की एक बेटी होती है जो यंग लूसी के नाम से जानी जाती है, यंग लूसी। ठीक है, अब ये जो है ना, ये थेरेसा डे फार्स, ये क्रांति कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, ये पीजेंट्स की तरफ से हैं, वाइन शॉप चलाते हैं। जैक्स नाम के इनके 2-3 पात्र और हैं जो इनके जानकार हैं। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट की। ये जो मैनेट है ये पहले डॉक्टर था, तब इसका नौकर अर्नेस्ट डे फार्स था। इसका अकाउंट है टेल्सन बैंक में इसका अकाउंट है। ठीक है, दूसरा पेन ले लेता हूँ। टेल्सन बैंक में इसका अकाउंट है। अब पूरा मामला क्या है कि इस टेल्सन बैंक का एक वो है कर्मचारी, जिसका नाम क्या है, लॉरी नाम का एक जो है कर्मचारी है, जिसका पूरा नाम तो वैसे जार्विस लॉरी है, लेकिन आप लॉरी से याद रख सकते हो, जार्विस लॉरी है। और इस जार्विस लॉरी ये तो कर्मचारी है, और इस बैंक का एक मैसेंजर है जिसका नाम है जेरी क्रंचर। भाई साहब यही समस्या है इसमें मेन तो, कि एक बार पात्र समझ में आ जाएंगे ना तो ये बिल्कुल आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जेरी क्रंचर मैसेंजर है, जार्विस लॉरी कर्मचारी है। ये अपने बेटे को भी साथ रखता है, जेरी क्रंचर, जिसका नाम है यंग जेरी क्रंचर, यंग क्रंचर बोल लो आप सिंपली। ठीक है, अब ये जो जेरी क्रंचर है ये कब्र खोदने का भी काम करता है। मैसेज तो पहुंचाता ही है, कब्रों को खुद का भी, मतलब कब्रें खुद के भी लूट लेता है ये। ठीक है, तो ये हो गए इसके सारे पात्र, मैंने एक बार करवाने की कोशिश करी है। एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, लूसी मैनेट है, लूसी मैनेट के 3 लवर, डार्नी, स्ट्राइवर और सिडनी कार्टन। चार्ल्स डार्नी एवरमोंट फैमिली का आदमी, इसका अंकल है मार्क्विस जो गैस्पार्ड के बालक को मार देता है। इनकी एक फैमिली का नौकर भी है, गैबेल नाम का। ठीक है, जिसको बचाने के लिए वापस ये जाता भी है। गैबेल नाम का एक नौकर है एवरमोंट फैमिली का। ये अपना नाम चेंज कर लेता है, एवरमोंट हटा देता है। और पूरा मामला क्या है इसमें, टेल्सन बैंक हो गई, अलेक्जेंडर वेस्ट हो गया, ये अर्नेस्ट डे फार्ज हो गया, थेरेसा डे फार्ज हो गया, वाइन शॉप हो गई, सेंट एंटोनी में इनकी जो है शॉप है। ठीक है, ये लूसी है सेंटर में पूरी, और इसके इधर इधर पात्र घूम रहे हैं। मिसप्रोस इसकी केयर टेकर है जो इसका ध्यान रखती है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके चैप्टर्स की तरफ। कुछ भी नहीं है, चैप्टर्स 1 बाय 1 बड़े मस्त तरीके से मैं करवा दूंगा, है ना। तो देखते हैं चैप्टर्स में क्या है। पहला जो चैप्टर है, मतलब बुक 1 शुरू करते हैं अब अपन। बुक 1 का चैप्टर है, 6 चैप्टर हैं इसमें। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। कुछ भी याद नहीं रखना है, इनके नाम बिल्कुल याद नहीं रखने आपको। मैं तो जो इसलिए बता रहा हूँ ताकि कहानी को मैं जोड़ सकूँ, पूरी स्टोरी कैसे कैसे जो है चलती है आगे। ठीक है, तो इसका नाम है द पीरियड, पहले चैप्टर का द पीरियड इसका नाम है। दूसरे चैप्टर का नाम है द मेल, और तीसरे चैप्टर का नाम है द नाइट शैडो। अब तो फटाफट हो जाएगी ये। पात्र समझ लो, बैकग्राउंड समझ लो, कहानी आराम से समझ में आ जाती है। चौथा है द प्रिपरेशन। 5वां है द वाइन शॉप। ठीक है, और पहले इनको कवर करते हैं, फिर छठा भी देखते हैं। छठा है द शू मेकर। सीन कैसे कैसे चल रहे हैं, क्या क्या मामला हो रहा है, पूरा देखते चलो। सुनो, द पीरियड में क्या है, ये एक तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ की पहली लाइनें पूछी जाती हैं इस नोवेल की, जो इस तरीके से हैं। इट वॉज द वेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम्स। जाने कितनी बार पूछ चुका है ये, इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम्स। ठीक है, ऐसी सी बातें वो पूछ लेता है कई दफ़े। सुनो, तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया। इसमें कुछ नहीं बताया द पीरियड में, इसमें बताया गया कि जो फ्रांस के जो खस्ता हालात हैं, कैसे कैसे वहाँ पे पीजेंट्स के लिए तो जो है सबसे बुरा समय चल रहा है, और जो अपर कास्ट के लिए, जो ऊपर के लोग हैं, उनके लिए मौज काट रहे हैं, वो मज़े कर रहे हैं फुल तरीके से। कुछ नहीं है, द मेल है। होता क्या है, ये जो है ना, ये इसको बंदी बना लिया गया है डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट को। अभी बता देता हूँ मैं क्यों बनाया गया। ये जेल में बंद है 17 सालों से। कहानी चलती है 1775 से लेकर के 57 में इसको जेल में डाला जाता है, और 57 के बाद 18 साल जेल में रहने के बाद जो है इसको बचाया जाता है, छोड़ा जाता है, या फिर मतलब अब यहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम है ये इसको बचाने जाता है। ये टेल्सन बैंक का जो है जार्विस लॉरी इसको लेने जाता है, बचाने जाता है अलेक्जेंडर मैनेट को। तो ये पीरियड की बातें बता दें कि इनमें कॉन्ट्राडिक्ट दिखाया गया है, फ्रांस में क्या कंडीशन चल रही है, और दूसरी तरफ लंदन के बारे में भी बताया जाता है जो इंग्लैंड में है। वहाँ पे
इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है, थोड़ी सी शांति है वहाँ पे फ्रांस के कंपैरिजन में। द मेल की अगर मैं बात करूँ तो मेल में क्या है, मेल में कुछ नहीं है। अब ये मैंने बता दिया, जारविस लॉरी अपने डॉक्टर अलेक्जेंडर मानेट को बचाने के लिए जा रहा है, तो इसको क्या है, यहाँ पे एक मेल दिया जाता है या एक चिट्ठी देती है। और चिट्ठी कौन देगा भैया, मैसेंजर कौन है आपको पता है, जो है जेरी क्रंचर मैसेंजर है। तो ट्रेन जा रही है, ट्रेन का नाम है द मेल, वैसे ये डोवर मेल नाम है। और यहाँ पे क्या है, इसमें लूटपाट होती रहती है, तो उस मतलब भय का माहौल है, एक तरीके से भय वाला माहौल दिखाया गया था। ये ट्रेन अपनी चल दी है, तो इसमें क्या होता है, जेरी क्रंचर इसको ला करके मैसेज देता है और ये मैसेज का रिप्लाई कर देता है। मैसेज क्या है और रिप्लाई क्या है, ये दोनों बात याद रखनी है आपको। इसमें जो मैसेज आता है, वेट एट डोवर मेम्स आइले, वेट एट कोई होटल का नाम है, डोवर मेम्स, इस तरीके से डोवर मेम्सले ऐसे बोलता है ये। और ये इसको बोलता है रिकॉल टू लाइफ, रिकॉल टू लाइफ। और यही अपनी बुक 1 का नाम है। बुक 1 है ये, जो है जो हम कर रहे हैं अभी कवर, वो है रिकॉल टू लाइफ। ठीक है, ये हो गया। अब द नाइट शैडो क्या है, अब ये सोचता है, ख्याल आता है कि अलेक्जेंडर मानेट जो है 17-18 साल पहले देखा था, अभी वो कैसा हो गया है, ये एक कब्र में फंसे हुए किसी आदमी को बचाने जैसा था, ऐसी फीलिंग ये कर रहा है। तो इसको नाइट में कुछ हॉरर सा, कुछ डरावना सा, इस तरीके की जो है आकृति दिखाई देती है। ये थोड़ा सा मतलब, एक तो ये ट्रेन में सफ़र कर रहा है, तो ट्रेन में नींद आती ही नहीं है पहली बात तो। आप लोगों ने भी सफ़र किया होगा, मतलब कभी आ जाती है कभी नहीं आती है। और अगर आपको उतरना हो रात में तो फिर तो बहुत परेशानी हो जाती है। जैसे आपको 2 बजे किसी स्टेशन पे उतरना है और अभी 9 बज रहे हैं, तो आप सोओगे उठोगे, तो वो कंडीशन इसके साथ रहती है। द प्रिपरेशन, अब ये पहुँच जाता है होटल में। होटल में पहुँच ये क्या करता है, अपने फ्रेश होता है, जो ये वेटेड डोवर्स मेल मेम्सले जो होटल है, कहाँ जाके रुकता है, तो वहीं पे ये रुक जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी मुलाकात होती है लूसी से, और ये लूसी को बताता है कि तेरा जो है फादर, ये लूसी का फादर है, डॉक्टर अलेक्जेंडर मानेट, कि लूसी का जो फादर है वो जिंदा है, वो 18 साल से बास्टिल की जेल में बंद है और उसको अब छोड़ा जा रहा है, उसको अपन आइडेंटिफाई करने कल चल रहे हैं। तो ये सारी बात होती है। लेकिन लूसी ये सब सुन करके, जो है ये अपनी लूसी बड़ी भावुक है, ये पूरे उसमें देखने को मिलेगा आपको, इमोशनल हो जाती है, और लड़कियां होती भी भावुक हैं। तो ये बेहोश हो जाती है ये सब देख करके। फिर मिस प्रोस को बुलाया जाता है, और केयर टेकर है जो इसकी, और इसका ख्याल रखा जाता है जो लूसी का। तो फिर लूसी और ये चले जाते हैं उसको लेने के लिए। यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 शुरू होता है, द वाइन शॉप। ठीक है, वाइन शॉप का सीन कुछ ऐसे दिखाया गया है कि यहाँ पे कोई पात्र टूट गया है दारू का, दारू वाला कोई पात्र टूट गया है, और उस वहाँ पे क्या दारू फैल गई है और जो शराब फैल गई है, तो सारे लोग शराब पीने में लगे हुए हैं। और ये जो फैली हुई शराब है, कुछ सारी तो पी नहीं सकते हैं, वो भरते हैं, कोशिश करते हैं बचाने की, लेकिन फिर भी फैल जाती है। और जो फैल गई है उसको सिंबल दिखाया गया ब्लड का, और वहाँ पे एक आदमी ब्लड लिख भी देता है उस पर दीवार पे। और ये जो फैलाई हुई शराब है, ये ब्लड को मतलब आगे जाके रिवॉल्यूशन को दिखाएगी, क्रांति को दिखाएगी, ऐसे कुछ सिंबल बताया जाता है। अब यहाँ पे आ गए हैं अपने ये लूसी और अपने जारविस लॉरी लूसी, ध्यान रखना, लॉरी लूसी आ गए हैं यहाँ पे वाइन शॉप में। और यहाँ पे वाइन शॉप के ऑनर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बताए थे मैंने कौन चला रहा है वाइन शॉप, सेंट एंटोनी नाम के इलाके में है। और वाइन शॉप चलाने वाले अपने जो लोग हैं वो हैं, कहाँ गया ये रहा, ये देखो, अर्नेस्ट डिफार्ज और थेरेस डिफार्ज वाइन शॉप के ओनर हैं सेंट एंटोनी इलाके में। तो यहाँ पे ये आ गए हैं, और इन्होंने क्या 5वीं मंजिल पे उसको रखा हुआ है। अब रखा क्यों है इसने, डिफार्ज ने, इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये जो अपने अलेक्जेंडर मानेट थे, ये कभी उनका सेवक हुआ करता था जब वो बड़े फिजिशियन थे फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो ये जाते हैं, उससे मिलते हैं, तो कंडीशन कुछ ऐसी है, मैं बताता हूँ उसकी कंडीशन को। वो बेचारा एक शू मेकिंग बेंच है, ऐसे मान लो बेंच है, इस पे बैठ करके, और जूते मान लो ये कोई जूता है, इसको बना रहा होता है, और पूरा ध्यान इसका इस पे ही होता है। ये आते हैं, ये इनको नोटिस भी नहीं कर पाता है, अंधेरा सब अल्लाह रूम है। तो होता क्या है कि इससे पूछा जाता है कि भाई तेरा नाम क्या है जो है। अब इसका नाम तो अलेक्जेंडर मानेट है, लेकिन इसकी जो स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ से आपका ये वाला पार्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, इससे बात करते हैं ये द शूमेकर से। सुबह मतलब बेंच पे ये पड़ा हुआ है, इसका माइंड बहुत मतलब ट्रॉमा में है ये, एक तरीके से जो है, जैसे एग्ज़ाम ख़राब जाने के बाद आप होते हो ना, ये ट्रॉमा होता है, मानसिक आघात। ठीक है, तो इससे पूछा जाता है वीक है, ओल्ड एज का हो गया यार, 17-18 साल जेल में रहेगा कोई भी, ऑब्वियस सी बात है।
तो इससे पूछा जाता है नाम क्या है, तो ये अपना नाम क्या बताता है पता है, 105 नॉर्थ टावर, 105 नॉर्थ टावर, ठीक है, मतलब 105 नॉर्थ टावर। ये क्या बता रहा है अब, ये बता रहा है अपना कैदी नंबर, मतलब इतना है कि इसको पता भी नहीं कि मैं जेल से बाहर आ गया हूँ कि जेल में हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये अपना नाम यही बताता है, 105 नॉर्थ टावर मेरा नाम जो है, कैदी नंबर 105। अब लूसी जो है वो इसको थोड़ी सी फेमिलियर लगती है, हालांकि जब लूसी पैदा हुई थी ये जेल में था, ठीक है ना। तो लूसी इसको थोड़ी फेमिलियर लगती है क्योंकि लूसी के जो बाल हैं वो उसकी माँ जैसे हैं, ठीक है। तो ये लूसी को देखता है, उसके बालों को टच करता है और महसूस करता है। और इसने क्या है, जब ये आया था जेल में उससे पहले अपनी वाइफ के 2 बाल गले में बांध लिए थे, ताबीज़ के टाइप में, ताबीज़ बनाकर ऐसे मान लो। तो ये उन गोल्डन बाल को पहचान लेता है लूसी को कि ये तो मेरी वाइफ के जैसे बाल हैं, और वो दोनों गले मिलते हैं और रोने लग जाते हैं जो है इसको देख करके, लूसी को देख करके उसको थोड़े मतलब रिकॉल टू लाइफ जैसा लगता है, ठीक है। आपकी एक बुक मैंने कवर करवा दी है पूरी, ये 6 चैप्टर हो गए हैं आपके। पीरियड वाला हो गया, पीरियड मैंने बता दिया क्या था इसमें, पीरियड के बारे में बताया गया। मेल में जो है वो जा रहा है अपने जेरी वो लॉरी जा रहा है, क्रंचर आकर उसको मैसेज देता है, मैसेज में वेटेड डोवर्स होता है, वो रिकॉल टू लाइफ रिप्लाई कर देता है। नाइट शैडो में सोते सोते वो कोई वो देखता है, उसकी आंखों के सामने जो है कि 18 साल से कोई कब्र में पड़ा हुआ है, मैं उसको खोदने जा रहा हूँ, एक भयानक सी डरावनी सी आकृति आती है दिमाग में। प्रिपरेशन में क्या होता है कि तैयारियां हो गई हैं वहाँ जाने की, होटल में जो लूसी और लॉरी की बातचीत होती है कि अपन चल रहे हैं वाइन शॉप का सीन दिखाया गया कि वाइन शॉप में दारू वारू फैल गई है, फैली पड़ी है, ऐसी सी बातें हैं। शू मेकर में क्या है, शू मेकर में वो जूते बना रहा होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक क्या है अपनी, नेक्स्ट बुक का नाम है, ये है द गोल्डन थ्रेड। इसमें चैप्टर की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, द गोल्डन थ्रेड, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। पहले 5 चैप्टर करते हैं। जैसे ये है 5 ईयर्स लेटर, नाम याद नहीं रखने लेकिन थोड़ी सी घटना जुड़ी रहेगी तो अच्छा लगेगा आपको। 5 ईयर्स लेटर, अ साइट, साइट में क्या साइट है, और अ डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट क्या है, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट। और क्या इसमें कॉन्ग्रेचुलेटरी है एक, कॉन्ग्रेचुलेटरी में क्या कॉन्ग्रेचुलेटरी दी जा रही है, और द जैकॉल। अब ये मैं बता चुका हूँ आपको जैकॉल कौन है, सारी बातें मैं बता चुका हूँ। जैकॉल वो है जो अपने सिडनी कार्टन, और लाइन कौन है, लाइन सीजे स्ट्राइवर है। तो इस तरीके की बातें याद रहनी चाहिए, ठीक है। 5 ईयर्स लेटर में क्या मामला है, 5 ईयर्स लेटर में होता क्या, 5 साल बीत गए और ये ठीक हो गया। अलेक्जेंडर मानेट को इंग्लैंड लाया गया है, फ्रांस से इंग्लैंड ले आए, ये यहाँ पर ठीक हो गया। जेरी क्रंचर क्या है, जेरी क्रंचर वही मैसेंजर का काम करता है, बेटा भी इसका वही काम करता है, मैसेजिंग वाला, दोनों वही काम करते हैं। अब जेरी क्रंचर की क्या समस्या है, थोड़ा सा जेरी क्रंचर पे फोकस्ड है यहाँ पे, कि अपने जेरी क्रंचर भाई साहब जो हैं ये वो करते हैं, मतलब इनको पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं है, और इनकी पत्नी शाम को जब ये घर आता है तो वो पूजा पाठ कर रही होती है, तो ये उससे बड़ा नाराज़ रहता है, खफा खफा सा रहता है कि जो है तुम ये काम मत किया करो, और मुझे जो है ये पूजा पाठ वाले काम पसंद नहीं है, ऐसी बात है इसकी। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि हु हेटेड हिज वाइफ्स वर्शिप एक्टिविटी ऑफ गॉड, तो आपको जेरी क्रंचर याद आना चाहिए उस टाइम पे। और यंग जेरी जो है, मतलब इसके जब ये घर आता है तो आयरन डस्ट लगा रहता है इसके हाथों पे। आयरन डस्ट कौन सा, वही जो ये ग्रेव डिगिंग करता है, कब्रें खोदता है, कब्रों में कुछ आभूषण वाभूषण के साथ दबा देते, कालीबंगा और ऐसे आपको पढ़ने को मिलता है, तो वो चीज़ें लूट लेता है ये आयरन डस्ट मिलती है। तो इसका बेटा इससे पूछता भी है कि पापा ये आयरन डस्ट कैसे आपके हाथों में, तो कभी ये उसको प्रॉपर रिप्लाई नहीं करता है कि ये इसलिए है, ठीक है। आगे क्या होता है इसमें, आगे है इसमें कि साइट वाला सीन आ जाता है, 5 साल बाद वो ठीक हो गया अलेक्जेंडर मानेट जो। साइट में क्या है, जेरी जो है इसको एक दिन मैसेज मिलता है कि जा कर के लॉरी को बता दे, और साइट है ये कोर्ट का साइट है, जिसमें क्या है जो चार्ल्स डार्ने हैं, वो मैं बता रहा था ना वहाँ पे हालात ठीक नहीं चल रहे थे इन लोगों के, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये किया कि डार्ने जो है अपनी फैमिली का सपोर्ट छोड़ करके और इधर आ जाता है। तो इस पर कार्रवाई चल रही है इंग्लैंड में, इसको स्पाई घोषित करने की कि ये स्पाई है कोई। इसमें मज़े की बात ये है, देखो यहाँ ही बता देता हूँ मैं कि ये जो है ना,
ये सिडनी कार्टन और चार्ल्स डार्ने बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं, दोनों एक जैसे हैं ये, ठीक है। तो यही चीज़ का फ़ायदा यहाँ उठा के इसको बचा लेते हैं। ये जो लोग हैं उस पर जो आरोप लगा रहे हैं वो जॉन बर्शार्ड और रोजर क्लाइव। कौन कौन है? जॉन बर्शार्ड कौन है? जॉन बर्शार्ड ये उसका भाई है, और रोजर क्लाइव हो रहा है एक आदमी। तो ये दोनों आरोप लगाते हैं इसके ऊपर कि जो है ये डार्ने है, ये स्पाई है। तो यहाँ पे सिडनी कार्टन आ जाता है, तो ये दोनों रिजेम्बलेंस में पता नहीं चल पाता है कि कार्टन ही था वहाँ पे कि डार्ने था, तो इसको छोड़ दिया जाता है जो है, मतलब इसको साइड, मतलब डार्ने छूट के आ जाता है वहाँ से, पता नहीं चल पाता कि स्पाई है, एजेंट है, क्या है मामला पूरा, ठीक है। और डिसअपॉइंटमेंट क्या है? डिसअपॉइंटमेंट तो यही था कि इसको पहले वहाँ पे घेर लिया गया था, बाद में जो है छोड़ दिया गया था कि ट्रेजन केस चलता है इसके ऊपर। कॉन्ग्रेचुलेटरी में ये छूट के आ जाता है, अपना छूट के आ जाता है। तो सारे पार्टी कर रहे होते हैं, पार्टी में डार्ने जो है इससे बोलता भी है, दोस्ती करना चाहता है कार्टन से, लेकिन कार्टन मना कर देता है कि भैया मुझे तुमसे दोस्ती जो है नहीं करनी, और मैं तुम्हें लाइक भी नहीं करता, वो तो बचा लाया हूँ, ऐसे ही करे तुम्हें, ठीक है। तो आगे क्या होता है कि ये जो है कार्टन बहुत दुखी है, अभी जयकाल वाला चैप्टर चलता है यहाँ से, कि ये दुखी है अपने यहाँ से, और ये अपनी वो भी चीज़ें भी हैं जो है, मतलब अपने जीवन को एनालिसिस करता है। कभी कभी आ जाता है ना जीवन का ख्याल, तो ये जीवन को एनालिसिस करता है, तो ये यही पाता है कि मैं बहुत ज़्यादा दारू पीने लग गया हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ, और इस तरीके के डायलॉग बोलता है। आई केयर फॉर नो वन, आई केयर फॉर नो वन एंड नो वन केयर्स फॉर मी। मैं किसी की परवाह नहीं करता और लोग मेरी भी परवाह नहीं करते, ऐसी सी बातें बोलता है, ठीक है। और खूब सारी दारू पी लेता है, और सारे तो चले जाते हैं वहाँ से जहाँ पार्टी हो रही होती है, मतलब किसी होटल में बैठे होते हैं सारे। तो और वेटर आके इसको जगाता है, इसको नींद भी आ जाती है वहाँ पे जो है। तो फिर ये चला जाता है सीधा, जयकॉल यहाँ से जा कर के सीधा उसके पास चला जाता है, इसका जो सीनियर है, जो स्ट्राइवर है, स्ट्राइवर के पास जाता है, और कार्टन स्ट्राइवर के पास जाता है। थोड़ा बहुत काम करते हैं दोनों, क्योंकि पिया हुआ है, इससे काम तो कुछ होता नहीं है, तो ये सो जाता है, ठीक है। वैसे ये तेज़ दिमाग का आदमी है, ठीक है, लेकिन इसने अपनी क्षमताओं को क्या ख़राब कर लिया। होता है कोई कोई कि आप व्यसनों में पड़े रहोगे, आप अपनी क्षमताओं पे काम नहीं करोगे, आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा होता है। तो ये लूसी की बात भी करते हैं दोनों, और कार्टन फिर वहाँ से घर चला जाता है, उसके ऑफिस जाता है पहले, फिर घर चला जाता है, ठीक है। और ये सेल्फ डिनाइल और परसिवरेंस, ये दो चीज़ों की बात करता है, जो है मुझे भी बहुत पसंद आई थी इसकी। एक तो सेल्फ डिनाइल है, डिनाइल की बात करता है, और एक परसिवरेंस जो है ये होता है लगातार काम करना या अथक प्रयास करना, चाहे फेलियर्स आए उसके भी। सेल्फ डिनाइल होता है अपनी बेकार इच्छाओं के लिए, या फिर अपनी अच्छी ना इच्छाओं, मतलब ऐसी जो आपका पतन करती हूँ, उनके लिए मना कर देना, स्वयं को रोकना। तो ये दोनों ही क्वालिटी अच्छी हैं, आपके जीवन में भी आप अपनाइए, हो सके तो, ठीक है। और द जयकाल हो गया, ये सारे हो गए हैं। अब अपन चलते हैं चैप्टर 6 पर। चैप्टर 6 का क्या नाम है? चैप्टर 6 का नाम है हंड्रेड्स ऑफ पीपल। इसमें कुछ नहीं है, इसमें वो दिखाया गया है कि सैकड़ों लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और मतलब सपने टाइप का देखता है जो है, मतलब उनको लगता है किसको, लूसी को, और जो लूसी है और डॉक्टर मानेट है, उनको लगता है कि कोई मतलब सैकड़ों लोग हमारे सामने आ रहे हैं। ये कुछ नहीं, एक फोरशैडोइंग होती है कि भविष्य में क्या घटना घटित हो सकती है, ऐसा कुछ इनको महसूस होता है। बाकी इनका जो घर है वो सोहो नाम की जगह पर है, सोहो, और यहाँ पे सभी लोग आने लग गए हैं। डार्ने है, कार्टन है, क्योंकि डार्ने से दोस्ती हो गई थी वहाँ पे जब इसने, सिडनी कार्टन ने उसको बचाया था, तो और लूसी भी थी वहाँ पे, तो सबकी दोस्ती हो गई थी इनकी। और क्या, और इसमें यह है कि ये आपस में मिलजुल कर रहने लगे हैं। और डार्ने किसी कैदी की भी कहानी सुनाता है इनको यहाँ पर कि मतलब कोई कैदी बंद था, कोई कहानी सुना रहा है पिछले टाइम की कभी की, कि कोई कैदी बंद था और उसके क्या है, वो खोदता रहता था, मतलब उसको एक जगह को खोदता रहता था कैदी, वहाँ पे पता नहीं क्या खोदता था वो। लेकिन जब वहाँ पे वो आए, जब वो कैदी मर गया या फिर कैदी जब छूट के चला गया, तो बाद में लोग वहाँ पर आए, तो उसको जब खोदा गया उस जगह को, तो वहाँ पे जले हुए कागज़ मिले, कोई सबूत वबूत होगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। और तो इनका अच्छा चल रहा होता है सारा। फिर आता है मॉन्सियर इन टाउन, ये चैप्टर 7 है, बुक 2 का चैप्टर 7 है। मॉन्सियर इन टाउन इसका नाम है। मॉन्सियर इन टाउन में कुछ नहीं है, मॉन्सियर इन टाउन में ये जो है, ये उसका चाचा, किसका,
डार्ने का चाचा जो है एक पार्टी से आ रहा होता है, पार्टी में इसकी जो मॉन्स्टर आपस में भिड़ जाते हैं, मतलब उनकी जो बेइज्जती कर देता है बड़ा वाला मॉन्स्टर छोटे मॉन्स्टर, मतलब इसके अंकल की बेइज्जती हो जाती है। ये एक तेज़ गाड़ी से निकल रहा होता है यहाँ से, तो ये गली में, मतलब ये इसकी गाड़ी मान लो, तो इस गली में ये एक बच्चा इसकी गाड़ी के नीचे आ जाता है और बच्चा मर जाता है। ये बच्चा जो होता है वो होता है गैस्पार्ड का, और ये लगभग वहीं की घटना है, फ्रांस की। ये फ्रांस और इंग्लैंड ऐसे स्टोरी जो है घूमती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि गैस्पार्ड जो है, गैस्पार्ड बहुत क्रोधित होता है, और ये बॉस बन रहा होता है जो ये एवरमोंट फैमिली का आदमी, ये इसके ऊपर सिक्के भी फेंक करके देता है कि ले तेरे बच्चे के पैसे, और दिमाग मत खराब करे, मुझे जाने दे। एक तो पहले इसका मूड ऑफ होता है, ऊपर से ये बच्चा और मर जाता है, तो ये वहाँ से चला जाता है ऐसे कह करके, गाड़ी चढ़ा देता है, मर गया इसका बेटा। बाद में ये जो गैस्पार्ड है ये इसकी हत्या भी कर देता है इसके घर जा कर के, जो रोड मेंडर नोटिस भी करता है। अब इसके बाद आता है, मतलब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। ऐसे ही चलते हैं, फटाफट चैप्टर करवा दूंगा मैं। ये थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, बाद में बच्चे कंप्लेन करते हैं कि ये क्या लिखा था। एक चैप्टर का नाम है मॉन्स्टर इन द कंट्री। अब इसमें कुछ है तो है नहीं ज़्यादा इसमें, कि इसमें मॉन्स्टर इन द कंट्री, मॉन्स्टर अपने उसमें आ गया है। मॉन्स्टर बोलते हैं मिस्टर को, पहली चीज़ तो ये मॉन्स्टर से वो मत होना कंफ्यूज, मिस्टर बोलते हैं इसको। तो मिस्टर जो है ये एवरमोंट जो है ये अपने आ जाता है अपने इलाके में। तो ये एक रोड मेंडर होता है, वहाँ किसी को नोटिस करता है वो कि यार इसकी गाड़ी के साथ साथ कोई आया है, ठीक है। तो मार्कस जो है इनका नौकर है, गैबेल। याद रखना, नाम पहले ही बता चुका हूँ मैं सारे के सारे। गैबेल जो है गैबेल को बोल देता है कि अगर लगता है कोई ऐसा आया है तो नज़र रखना। इसके बाद अगला आता है गॉर्गॉन्स हेड नाम का चैप्टर, गॉर्गॉन्स हेड चैप्टर नंबर 9। इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो है ये एवरमोंट जो है अपने बिस्तर में इसका सर कटा हुआ मिलता है, मरा हुआ मिलता है, मतलब इसको मार दिया जाता है। और मारा किसने? गैस्पार्ड ने मारा है। अगर आपसे पूछा जाए हु किल्ड द मॉन्स्टर, या फिर मॉन्स्टर या मिस्टर सेंट एवरमोंट फैमिली का जो है चाचा है डार्ने का, वो उसको किसने मारा है? तो उसको मारा है गैस्पार्ड ने, याद रहना चाहिए। इसके बाद होता है एक द प्रॉमिस नाम का चैप्टर है, 10वां, बुक 2 चल रही है, याद रखना। द प्रॉमिस नाम का चैप्टर है। इसमें क्या होता है, मार्कस एवरमोंट को जो है 1 साल हो गई है, और गॉर्गॉन्स हेड से पहले होता क्या है ये कि चार्ल्स डार्ने इस गॉर्गॉन्स हेड वाले चैप्टर में कि डार्ने जो है इसको अंकल को बोल के चला जाता है यहाँ से कि मैं जा रहा हूँ, मुझे और तुम्हारा ये जो है रहना और इस तरीके से जो है पसंद नहीं है, जिस तरीके से आप इन गरीबों का शोषण कर रहे हो वो वाली चीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद 2 प्रॉमिस में ऐसा है कि ये जो है अपने लूसी के प्यार में पड़ गया है अपना। और एक क्वेश्चन और बनता है कि डार्ने जो है अब यहाँ से फ्रांस से तो चला जाता है इंग्लैंड, लेकिन ये काम क्या करता है इंग्लैंड में जा कर के, ठीक है। तो ये फ्रेंच ट्यूटर है, क्योंकि ये फ्रांस से आया, इसको फ्रेंच आती है, तो ये फ्रेंच ट्यूटर का काम जो है करता है इसके अंदर इंग्लैंड में, सबको फ्रेंच सिखाता है और अपना खर्चा चलाता है। और लूसी के प्यार में है, ये मानेट को भी बोल देता है कि ब्याह करना चाहता हूँ जो है आपकी लड़की से, और उससे कहता है कि मेरी फीलिंग लूसी को मत बताना जो है, और उसको बताना भी चाहता है कि मैं हूँ कौन, लेकिन ये इसको मना कर देता है जो है। देखो कैसे चल रही कहानी कि डार्ने मानेट को बोलता है कि भाई साहब जो है आपकी लड़की पसंद आ गई है और मैं अपनी सच्चाई बताना चाहता हूँ। मानेट कहता है नहीं मत बताएं जब तक शादी वाला दिन नहीं आ जाए, ऐसी बातें होती हैं। अब अगला चैप्टर जो है वो है एक कंपेनियन पिक्चर, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। क्या नाम है चैप्टर 11 का? ए कंपेनियन पिक्चर। इसमें क्या है, इसमें जो मामला है ये है कि जो सीजे स्ट्राइवर की और उसकी बातें हो रही हैं। उधर तो वो उसके बाप को बोल के आ गया, इधर स्ट्राइवर की और उसकी बातें हो रही हैं कार्टन की। ये स्ट्राइवर इसको बोलता है कि मुझे लूसी पसंद है और मैं लूसी से शादी करूँगा, और लूसी जो है दिखने में मतलब अमीर तो नहीं है लेकिन वो ठीक है, अच्छा घर बसा देगी, ऐसी बातें करता है। खुद की तारीफ़ करता है कि मैं उस पर जो है शादी करके एहसान कर रहा हूँ और मैं किसी भी महिला के लिए बहुत फिट आदमी हूँ, और कार्टन की बुराई करता है कि तू तो साले बेकार है, तू किसी को खुश नहीं रख सकता है, इस तरीके की बातें होती हैं, ठीक है। अब ये स्ट्राइवर भी जाना चाहता है लूसी को प्रपोज करने के लिए। आगे क्या होता है, आगे होता है द फेलो ऑफ डेलीकेसी नाम का अगला चैप्टर आता है आपका, द फेलो ऑफ डेलीकेसी, ठीक है। चैप्टर नंबर कौन सा है? कंपेनियन पिक्चर,
ये कंपेनियन पिक्चर वाला हो गया ये 11वां, और द फेलो ऑफ डेलीकेसी ये हो जाएगा 12वां। फेलो ऑफ डेलीकेसी हो गया, नरम दिल का आदमी है स्टाइवर। सोहो मतलब उनके घर की तरफ चला जाता है क्योंकि ये उससे बात करना चाहता है, लेकिन ये सोचता है कि मैं उससे डायरेक्ट बात करूँ, उससे बढ़िया है मैं लॉरी से बोल देता हूँ कि लॉरी भैया जो है मेरी बात बोल देना। होता है ना ऐसे कि खुद नहीं बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं जा तू मेरा नंबर दे के आ जा, या जा तू मेरी बात करा दे, ऐसे होता है। तो लॉरी क्या करता है, लॉरी इसको मना कर देता है कि नहीं तेरे टाइप की नहीं है लूसी और छोड़ उसको। और फिर ये अपना मूड भी चेंज कर लेता है खुद भी। तो दोनों तरीके की बातें हैं, लेकिन इसकी गिनती लवर्स में हो जाती है इसी टाइम कि ये भी मतलब लूसी को चाहता था। आगे क्या होता है, द फेलो ऑफ नो डेलीकेसी, द फेलो ऑफ डेलीकेसी और द फेलो ऑफ नो डेलीकेसी। ठीक है, ये नाम है चैप्टर्स के, द फेलो ऑफ नो डेलीकेसी। इसमें क्या है, द फेलो ऑफ नो डेलीकेसी में इसमें ये है कि एक दिन जो है कार्टन का मूड बन जाता है कि ये भी जा रहा है उसको प्रपोज करने। इधर तो देखो सबसे पहले हुआ क्या है मामला देख लो, यहाँ गॉर्गन साइड वाले चैप्टर में डार्ने निकल गया फ्रांस से, इंग्लैंड जाके ये फ्रेंच ट्यूटर का काम करता है। ये सबसे पहले जाके डार्ने बोलता है मानेट को कि आपकी लड़की पसंद है। उसके बाद जो है ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कंपेनियन पिक्चर में, स्टाइवर और ये। द फेलो ऑफ डेलीकेसी में लॉरी जाता है, वो स्टाइवर जाता है और लॉरी से बोलता है कि ऐसे ऐसे लूसी का जो है बातचीत करवा दो मेरी। और लेकिन उसका संभव नहीं हो पाता है क्योंकि वो लॉरी भी मना कर देता है और लॉरी उनके घर जाके भी बात करता है, तो बैठता नहीं है सब। द फेलो ऑफ नो डेलीकेसी में कार्टन का मूड बन जाता है, भैया अब की बार कार्टन जा रहा है। ये क्या है, लूसी के पास जाता है प्रपोज करने। लूसी को बोलता है कि मैं जो है मतलब अपनी आदतें बताता है उसको सारी की सारी कि मैं कैसा हूँ, मैं फिट हूँ नहीं फिट हूँ। लूसी उसको कहती है कि देखो लड़कियों का तो यही जवाब होता है जो है कि तुम अभी भी ठीक हो सकते हो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, और तुम अगर अपने ऊपर काम करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो लूसी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, और जो या तो तुम मेरी जान ले लो या कोई तुम्हारा ऐसा हो कि जिसको मतलब मेरी जान की ज़रूरत हो तो मैं उसको अपनी जान दे दूँगा। ऐसी सी बातें वो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉमिस हो गया, ध्यान रखना फेलो ऑफ नो डेलीकेसी में ये राज़ी हो गया है और लास्ट में ये जान दे भी देता है। कार्टन हीरो है इसमें मामले में पूरा। ठीक है, लेने देने में। दो द फेलो ऑफ नो डेलीकेसी में ये लूसी को बोल करके आ जाता है कि जो है कि तुम ले लो, नहीं तो जिससे तुम प्यार करते हो कोई तुम्हारा चाहने वाला है, मैं उसके लिए कभी कुछ कर पाऊँ ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आगे चैप्टर 14 है, द ऑनेस्ट ट्रेड्समैन। 14 है द हॉनेस्ट ट्रेड्समैन। ये क्या है द हॉनेस्ट ट्रेड्समैन, 14 नंबर का चैप्टर है। इसमें है कि जेरी क्रंचर का बेटा है। जेरी क्रंचर का कौन बेटा है, वो यंग जो जेरी है, और ये क्या दोनों बैठे रहते हैं और एक शव यात्रा निकल रही है। मतलब बैंक के बाहर बैठे होते हैं ऐसे थाली जैसे, ये बैंक है मान लो, यहाँ बैठे हैं, इनका तो काम ही जो है मैसेज पहुँचाना लाना लेना है, तो यहाँ बैठे हैं। तो इनके सामने क्या है, एक शव यात्रा निकल रही है, और शव यात्रा जो निकल रही है वो है रोजर क्लाई नाम की। और इसमें मज़े की बात ये है कि ये रोजर क्लाई मरा नहीं है, झूठी शव यात्रा चल रही है बुरे तरीके से, फेक सफ़ेद झूठ फेंका जा रहा है। ये क्यों फेंका जा रहा है कि ये यहाँ पे दिखा देगा कि मर गया हूँ और बाद में फ्रांस में जाके स्पाई का काम कर लेगा। सारे लोग शामिल हो जाते हैं, भीड़ बढ़ती जाती है। अब ये देख लेता है, अपना जुगाड़ कर लेता है भाई साहब, ये भी शामिल हो जाता है ये जेरी क्रंचर इसमें। और जब वहाँ से लौट के आता है तो अपना कुछ सामान ले आता है, जो है वहाँ पे शॉप होती है एक, कुछ ला रहा होगा अपने काम की चीज़। तो अब उस रात में ये क्या है, जेरी क्रंचर ये ग्रेव खोदने का काम करता है। जैसा मैंने बता दिया कि ये कब्र खोदेगा भाई साहब, कब्र खोदता है ये। तो रात को जा कर के ये अपना जो है बोरिया बिस्तर मतलब जो भी इसके इक्विपमेंट होते हैं काम के, उनको लेकर के जो है कब्र खोदने चला जाता था। लेकिन ये इसका बेटा ये भी जगह रहता है, तो ये भी पापा का पीछा करता है। तो पापा जो है ये देखता है दूर से कि पापा जो है ग्रेवयार्ड में घुस गए हैं और एक कब्र खोदने, और वही कब्र है जो सुबह रोजर क्लाई की थी। अब ये जो आदमी है ये, इसको कब्र में कुछ मिलता नहीं है, तो मिलेगा भी कैसे भाई साहब, जब वहाँ पे कुछ था ही नहीं, कोई मरा ही नहीं था, तो इसको कब्र में कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये बच्चा वहाँ डर जाता है सीनों को देख करके, इसको लगता है कि कोई भूत जो है मेरे पीछे पड़ गया, और ये भाग जाता है। सुबह पापा से, अब ये वो आयरन डस्ट वाली बात है, वो पूछता है ना अपने पापा से कि ये आयरन डस्ट कहाँ से आती है, तो यहाँ से आती है आयरन डस्ट। आगे क्या होता है, आगे इसमें कहानी में ये है कि ये अपने जो जेरी क्रंचर महाराज हैं, इनको कुछ मिला नहीं है उधर, लेकिन ये इनसे रिसरेक्शन मैन के बारे में पूछ लेता है ये बेटा इसका कि रिसरेक्शन मैन क्या होता है। तो ये कहता है कि
मतलब कि मैं भी जो है बड़ा होकर रिसरेक्शन मैन बनूंगा, और रिसरेक्शन मैन इसमें जो है वो दिखाया गया है कि कब्र खोदने वाला, कि मैं भी कब्र खोदने वाला बनूंगा, ऐसे कहना चाहता है। अब चैप्टर 15 आ जाता है द निटिंग। क्या नाम है? द निटिंग। ठीक है, इनके चैप्टर्स के नाम एक जगह अरेंज कर लो, उससे क्या है ठीक रहेगा आपके लिए। जैसे कि कितने 15वें चैप्टर पे आ गए हैं अपन। शुरू के 6 में रिवीजन भी करवा दिया मैंने 6 का। तो इसमें चैप्टर में कौन कौन से पढ़े थे हमने? जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं 15वां द निटिंग। इससे पहले हम 14वां पढ़ के आ गए हैं, और उससे पहले 13वां, और उससे पहले 12वां, ऐसे ही तो पढ़ के आ रहे हैं। उससे पहले 12वां, और उससे पहले 11वां। ठीक है, तो 15 ये हमने अब पढ़ा है। 14वें का नाम क्या था, किसी को पता है? द ऑनेस्ट स्टेट्समैन। ठीक है, ऑनेस्ट स्टेट्समैन। और देखो ये एक बार देख लेना आप, द फेलो ऑफ नो डेलिकेसी और द फेलो ऑफ डेलिकेसी, ये थे द फेलो ऑफ डेलिकेसी और द फेलो ऑफ नो डेलिकेसी। ठीक है, नो डेलिकेसी, ये सारी बातें अपने चल रही हैं। और 11वां भी था, अब देख लेना, ये अब अपने हिसाब से मैं सारे करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ जो। ठीक है, द निटिंग और स्टिल निटिंग, ऐसे करके 2 चैप्टर हैं आपके 15-16, द निटिंग और द स्टिल निटिंग। निटिंग का मतलब कुछ नहीं है, ये बुनाई करती रहती है जो है मैडम डिफार्ज। थेरेसा डिफार्ज है जो है वही मैडम डिफार्ज है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। उसका हस्बैंड अर्नेस्ट डिफार्ज है, और इनकी जो टीम में है वो जैक्स है, एक वेंजियनेंस भी है इनकी में। वेंजियनेंस जो नाम है उसमें यही होता है कि बदला नाम की चीज़ होती है। ठीक है, होता क्या है इसमें द निटिंग में, ये जो वो रोड मेंडर था जो बता रहा था कि सेंट एवरमोंडो की गाड़ी के लिए मैंने कुछ देखा है, तो उसकी गाड़ी के नीचे था गैस पार्ट। वही गैस पार्ट आया था उसके गाड़ी के पीछे छुप छुपा करके जो एवरमोंडो को मार देता है। तो 1 साल बाद क्या होता है, फ्रेंच अथॉरिटीज़ को वो मिल गया, कौन? गैस पार्ट, और उसको दे दी जाती है फांसी। ठीक है, अब वाइन शॉप पर ऐसी बात चल रही है। ठीक है, रोड मेंडर सेंट एवरमोंड की गाड़ी से जो है कुचला गया था। मतलब होता क्या है, देखो वो पुराना सीन याद करो आप, कि ये गाड़ी जा रही थी, इसके नीचे बच्चा कुचल गया था। बच्चा किसका कुचला था? गैस पार्ट का। गैस पार्ट उसी गाड़ी के पीछे छुप करके जो है उसके महल तक या आलीशान जगह तक वहाँ जाता है। ये बात है रोड मेंडर बता रहा है वाइन शॉप पर। ठीक है, तो उसको अब फांसी दे दी गई है, गैस पार्ट को मार दिया गया है। उनको मिल गया था फ्रेंच अथॉरिटीज़ को। ठीक है, रोड मेंडर जो है मिस्टर एंड मिसेस डिफार्ज को बता रहा है ये बातें, और वो उनको ले जाता है कि देखो वहाँ कैसे आपके पैसों से जो अन्याय हो रहा है। मतलब रोड मेंडर को ले जाया जाता है। ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस डिफार्ज दोनों ले जाते हैं कि क्रांति बढ़नी चाहिए। क्रांति कैसे बढ़ेगी? जब इन लोगों को ऐसी चीज़ों को दिखाया जाएगा कि देखो किस तरीके से आपका तो यहाँ शोषण हो रहा है, आपके तो जो है सरसों बिक रही है 6,000 रुपये में बस, और जो ये देखो कहाँ मजे कर रहे हैं विदेशों में ये लोग आपके पैसे से, तो वो चीज़ दिखाई जाएगी। ये निटिंग वाली बात है। द स्टिल निटिंग में क्या है, वो उसको दिखा लाते हैं रोड मेंडर को पूरा मामला, और डिफार जो है वो वापस सेंट एंटोनी चला जाता है, वहीं पे जहाँ उसकी शॉप थी, है ना। जॉन बर्सार्ड आ गया है वहाँ पे फ्रांस में जो है। डिफार दुखी होता है कि क्रांति जो है स्लो चल रही है। मैडम डिफार समझाती है कि गुड थिंग्स टेक टाइम। मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ, गुड थिंग्स टेक टाइम। ठीक है, होता क्या है, बच्चे क्लास की टाइम देख करके, लेंथ देख करके बोर हो जाते हैं। भाई है इसमें, बता, मेरी तरफ से मेरी घर की कहानी सुना रहा हूँ क्या मैं तुमको? नहीं, अगर तुम्हें ये क्लास बड़ी लग रही है, लंबी लग रही है, तो मुझको बताओ मेरे घर की कोई कहानी चल रही है? नहीं चल रही ना, वही सारी बातें चल रही हैं जो हो रही हैं। अब चैप्टर ही 45 है, एक चैप्टर में 1 मिनट भी लगेगा तो 45 मिनट का क्लास तो हो ही गया। उसके अलावा भी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को मैंने समझाया है, कैरेक्टर्स को मैंने समझाया है, कहानी को जोड़ रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ, बीच में रिपीट कर रहा हूँ, तो टाइम लगता है चीज़ों में। फिर गुड थिंग्स टेक टाइम, ये अच्छी लाइन आई है इसमें। तो जो है अर्नेस्ट डिफार्ज दुखी होता है, थेरेसा डिफार्ज को बोलता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, जो धीरे चल रही है वो कह रही गुड थिंग्स टेक टाइम। जब शुरू हो जाएगी तो रुकेगी नहीं, और मज़ा आएगा फिर जो है। और होता क्या है इसमें जॉन बर्सार्ड जो है वो सेंट एंटोनी आता है, और अर्नेस्ट डिफार से पूछता है कि मामला अंडर कंट्रोल है कि नहीं, गैस पार्ट की फांसी से विद्रोह का मामला तो नहीं है। ये वही है, स्पाई का काम कर रहा है। अब जो क्या क्रांति तो बढ़ेगी जो है, तुम ऐसे लोगों को मारोगे तो। और डिफार्ज उसको बोल देता है कि मुझे नहीं पता है। और जब बर्सार्ड 2-3 बार पूछता है तो मैडम डिफार्ज और बर्सार्ड का नाम भी रजिस्टर में डाल देती है कि ये जॉन बर्सार्ड नाम का जो आदमी ये परेशान कर रहा है, ये लगता है कोई है खतरनाक, तो इसको भी मारेंगे जो है। वो निटिंग में रजिस्टर में नाम डालती है, उनका ही डालती है जिनको मारना होता है पहली चीज़ तो। अब बर्सार्ड इनको बता देता है कि अलेक्जेंडर मानेट की जो लड़की है चार्ल्स,
समझना है इनको कैसे पता चल रहा है। जो अलेक्जेंडर मानेट की जो लड़की है लूसी, उसने चार्ल्स डार्ने से शादी कर ली है, चार्ल्स मार्क्वेस एवरमोंट, जो एवरमोंट फैमिली का आदमी है, ठीक है, कि उसकी भतीजे से शादी कर रहा है। मैडम डिफार चार्ल्स डार्ने का भी नाम रजिस्टर में हो गया कि ये एवरमोंट फैमिली का ही जो है, जो चार्ल्स डार्ने आदमी है। इनको जानकारी कौन दे रहा है? जॉन बर्सार्ड दे रहा है। और जॉन बर्सार्ड कौन है? उसका भाई है मिस प्रोस का। मिस प्रोस कौन है? मिस प्रोस लूसी मैनेट की जो है केयर टेकर है। पूरा मामला अंडर कंट्रोल है ना, तुम्हारे भी देख लेना है ना। चैप्टर 17 चलता है द नाइट, वन नाइट। इसमें क्या होता है? अलेक्जेंडर मानेट और लूसी मानेट दोनों लूसी की शादी पर चर्चा कर रहे हैं। दोनों बाप बेटी शादी कर रहे हैं कि जो ये चक्कर काटने लगे हैं अब तो। कभी फेलो ऑफ डेलीकेसी आ रहा है, कभी नॉन फेलो ऑफ डेलीकेसी आ रहा है, कभी डार्ने आ रहा है, तो दोनों की बातें होती हैं वहाँ पर जो है। और इसमें क्या है फिर, लूसी बोलती है कि डार्ने ठीक है इन तीनों में, और डार्ने मुझे पसंद भी है। मानेट खुश है कि शुक्र है मेरी जेल की वजह से तुम्हारा जीवन खराब नहीं है। और उसको ये भी है कि यार देखो, बिना बाप की जो है बेटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो है एक बेटी के लिए बाप भी सब कुछ होता है, मुझे लगता है माँ से बढ़कर होता है, ठीक है ना। हो सकता है मेरी सोच अलग हो, लेकिन होता है, ये बातें देखने को मिलता है ना। तो मैनेट खुश है, शुक्र है उसको कि मेरी जो है वजह से तुम्हारा जीवन खराब नहीं है, और तुम्हें देखकर खुश हो जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस तुमसे मिलूँगा। सही बात है, कैसे मिलता, जेल में बनता बेचारा, भूल गया। कैदी नंबर 105 याद है उसको बस। अब चैप्टर नंबर 18 में आता है 9 डेज। चैप्टर नंबर 18 9 डेज नाम का चैप्टर है आपका। इसमें क्या है, शादी होने वाली है, सुबह सुबह की बात है। अब अलेक्जेंडर मानेट और डार्ने की बातें हो रही है। डार्ने उसको अपनी सच्चाई बता रहा है कि जो प्राइवेट डिस्कशन चल रहा है। उसने बोला था ना पहले जब द प्रोमिस वाले चैप्टर में कि बाद में बता देना जो भी कुछ है, अभी मत बताओ। तो ये वहाँ पे ही बातें चल रही हैं। अब खुद की असलियत बता दी है इसने। तो जो लूसी मानेट है, डार्ने है, हनीमून पे चले जाते हैं 2 वीक्स में। शादी हो जाती है, ये इसको सच्चाई पता लग जाती है। 2 वीक्स के हनीमून पे चले गए हैं भैया। आप भी जाना हनीमून पे, कम से कम 2 वीक्स का तो होना चाहिए, ठीक है, इससे कम तो क्या ही जाओगे। तो 2 वीक्स पे चले जाते हैं वो। होता क्या है, पीछे से डॉक्टर की तबीयत बिगड़ जाती है। अब इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इसको डार्ने की सच्चाई जो है पता चल गई है, इसीलिए ये परेशान रहता है। तो 9 दिन इसकी तबीयत ख़राब रहती है। और ये कोई चैप्टर नहीं है, ये 19वां चैप्टर नहीं है। 18 में ही जो 9 डेज है उसकी बात है कि 2 वीक्स पर ये चले गए हैं, और उसकी 9 डेज तक तबीयत ख़राब रहती है। क्वेश्चन पूछे तो पता रहना चाहिए कि वो बीमार हो जाता है, लेकिन लॉरी इसकी देखभाल करता है और बैंक से भी छुट्टी ले लेता है कि भैया अपन मानेट को बचाएंगे जो है। चैप्टर 19 का नाम है एन ओपिनियन। और इनके आने से पहले तक वो उसको सही भी कर देता है। वो उससे पूछता भी है कि आप बीमार कैसे हुए, इसमें एन ओपिनियन में, कि क्या चक्कर पड़ा था, कुछ ऐसा देख लिया था जिससे पुरानी जो है दमित इच्छाएँ जागृत हो गई थी, और तो वो उससे बात करता है। तो वो कहता है, मतलब इसका मत है लॉरी का। लॉरी ये कहता है इसको कि डार्ने और वो तो चले गए थे हनीमून पे, इसको इसने सही भी कर दिया। बाद में ये सही हो गया तो इससे पूछ रहा है कि भाई साहब तुम बीमार कैसे हो गए, क्या चक्कर पड़ा। तो वो कहता है पता नहीं चला मुझे क्या हो गया, और अब ठीक हूँ पर मैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं भूल नहीं पाता हूँ, वो कहता है। तो ये कहता है इसको कि जो ये तेरी बेंच है ना, पहले तो इसको निपटा दो, इसको संग लिए फिर रहा, जिस पे वो बैठ के शूज़ बनाता था ना, कि इसको ख़त्म कर दे। तो वो दोनों एग्री भी कर जाते हैं। और लॉरी और मिस प्रोस उसको जब लूसी और डार्ने को ज्वाइन करने जाते तब उसे नष्ट कर देते हैं पहले ही, मतलब लूसी डार्ने आने वाले होते हैं और उसको नष्ट कर दिया है। 20वां चैप्टर है अपली, ठीक है। अपली में रिक्वेस्ट होगी, जैसा कि आप समझ सकते हो। लूसी डार्ने और हनीमून से वापस आ गए हैं, और कार्टन जो है मिलने आता है डार्ने को। अब पहले याद करो जब कॉन्ग्रेचुलेटरी चल रहा था, जब डार्ने उससे दोस्ती करना चाह रहा था, किससे, कार्टन से, तब कार्टन ने मना कर दिया कि मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे तुम्हारी दोस्ती, मैंने तुमको लूसी के चक्कर में जो है बचाया है। लेकिन अब यहाँ कार्टन उससे बोलता है आकर के डार्ने से कि भाई साहब आई एम सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज माई मिस्टेक, एंड नाउ आई वांट टू बिकम योर फ्रेंड। तो दोस्ती हो जाती है दोनों में। और वो उससे पूछता है कि कभी कभी मैं मिलने आ जाऊँ, वो कहता है कि आ जाएगा, कोई टेंशन है नहीं। 21वां चैप्टर है इकोइंग फुटस्टेप्स। इकोइंग फुटस्टेप्स मतलब फुटस्टेप्स बढ़ रहे हैं आगे की, या फुटस्टेप्स की तो ध्वनि है। पहले 5 साल बीते थे जब 5 ईयर्स वाला चैप्टर आया था, अब 8 साल बीत गए, अब आ गया 1789। ये क्रांति वाली याद जो 14 जुलाई और 1789 फॉल ऑफ बास्टिल बताया था जो मैंने, ठीक है। तो
अब वो रेगुलरली आता रहता है यहाँ पे कार्टन, तो 2 बच्चे हो गए हैं उनके, और उन दोनों बच्चों को ही जो है अच्छा लगता है। ठीक है, कार्टन अच्छा लगा है उनको, दोनों बालकों को। लूसी बेटा है, और बेटा जो है उसका डेथ कर जाता है, इसका लूसी का और डार्नी का। बेटी है यंग लूसी, इनकी बेटी है। अब होता क्या है, कार्टन का जो वो था ना सीजे स्ट्राइवर, स्ट्राइवर के लिए तो एक काम करता ही है। तो जो स्ट्राइवर अपना आदमी है, उसने एक विधवा से शादी कर ली है, विधवा से शादी कर ली है। ठीक है, जिसके 3 बच्चे थे ऑलरेडी, 3 बच्चों वाली विधवा से मैरिज कर लेता है वो। और वो पहले भी यही कहता है कि हर महिला के लिए जो है फिट हूँ, और मैं तो किसी भी महिला से जो है शादी करूँगा, उसके ऊपर एहसान करूँगा कि मैं तो मस्त मौला आदमी, ऐसी बातें उसकी होती हैं। ठीक है, वही चैप्टर चल रहा होता है, सब कुछ ठीक है इंग्लैंड में। लेकिन फ्रांस में जो है क्रांति की लहर उठ रही है। लॉरी बताता है कि टेल्सन बैंक में जो पेरिस की एक ब्रांच लूट ली गई है। हो रहा है कि उधर क्रांति चल रही है, इधर इंग्लैंड में मज़े कर रहे हैं। तो वो सेंट एंटोनी में जो है लोग, एंटोनी वही इलाका है जहाँ वाइन शॉप है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रांति की जो है वो मामला चलता है। यहाँ पे जो दरांत, कुदाली, हाथी, फावड़ा, जो कुछ भी अपने घर में औजार है, फूकनी, बेलन, चिमटा लेकर के लोग जो है क्रांति में कूद पड़ते हैं। और ये क्या है, उसमें एलेक्जेंडर मैनेट वाले कमरे में भी जाते हैं। ये वहाँ उसमें घुस गए हैं, बास्टिल की जेल में, जिसमें वो बंद था। तो डिफार्जे जो है, मतलब पूरी टीम को लेकर के चलते हैं। डिफार्जे उसकी एक सेल में चला जाता है। जैसे मान लो ये सेल है और ये जेल है, जेल का गेट है तोड़ दिया है, घुस गए हैं जेल में, और ये मान लो ये कमरा है उसका। तो इस कमरे में वो जाता है और कुछ लेकर के वापस आ जाता है। कुछ में एक डायरी है या लेटर है, जो भी आप समझ सकते हो समझ लें, कुछ ऐसा सा ही मामला है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, आगे ये उसको ले आया है यहाँ से, मतलब डायरी है या वो है लेटर है, उसको ले आया है। और इसको देखना आगे जाके काम आएगा। ये वो विधवा से शादी कर चुका है, ये ऐसे ऐसे करके वहाँ पे क्रांति चल रही है। 7 कैदियों को छुड़ा लेते हैं ये, और 7 वहाँ के गार्ड्स को मार देते हैं। 7-7 का आंकड़ा बताया जाता है इस चैप्टर में। 7 कैदियों को मार दिया, 7 गार्ड्स को छुड़ा लिया, जो है ना। अब चैप्टर 22 पे आते हैं हम, द सी स्टिल राइजेस। द सी स्टिल राइजेस का मतलब क्या है, चैप्टर 22, द सी स्टिल राइजेस। ठीक है, इसमें उसको मतलब जो क्रांति अभी और उठ रही है, और बास्टिल में जो है क्रांतिकारियों को लगा कि फॉलोन, जिसे वे सोच रहे हैं कि मर चुका है, वो जिंदा निकला है। मतलब फॉलोन इनका कोई पहले वो रहा होगा दुश्मन। फॉलोन ने एक बात बोली थी, मतलब दुश्मन कैसे बना, ये फॉलोन की पूरी बात समझा देता हूँ तुम्हें। द सी स्टिल राइजेस, इसमें वो है, ये जो चैप्टर था अपना, ये इकोइंग फुटस्टेप 1789, इसमें क्रांति हो रही थी। वो क्रांतिकारी बता दिया था, बास्टिल की जेल में घुस गए हैं, लूट लाए हैं, 7 कैदियों को छुड़ा लाए हैं, और 7 गार्ड्स को मारा है। द सी स्टिल राइजेस में भी ऐसा ही मामला चल रहा है। फॉलोन नाम का आदमी, जब फ्रांस में आर्थिक संकट चल रहे थे, ध्यान से सुनना, तो उस टाइम इसने बोला, जब बात आ रही थी कि पीजेंट्स क्या करेंगे, ये बेचारे क्या खाएंगे, वो क्या करेंगे, तो इसने बोला था फॉलोन ने कि ये घास खा लेंगे। देखना मतलब इसका कितना इम्पैक्ट जा रहा है, घास खा लेंगे ये लोग। तो घास खा लेंगे तो ठीक है बेटे, आने दे अपना टाइम। अब इनका टाइम आ गया जो है। तो इनको फॉलोन को पता चल गया कि ये जो फॉलोन है ये मरा नहीं है। तो इन्होंने फॉलोन को लिया, डेथ का नाटक कर चुका था ये अपना क्रांतिकारियों से बचने के लिए, और एक होटल डी विले में जा कर के छुप गया था ये फॉलोन। जब क्रांति हो रही थी, इसको पता था कि भाई साहब मुझको भी लपेटा जाएगा। मैंने भी ऐसे उल्टे सीधे स्टेटमेंट बहुत सारे दिए, लोग बात को पकड़ते हैं। तो ये होटल डी विले में छुप रहा था, तो इसकी बिल्ली बना देंगे होटल डी विले में। होटल डी विले ये कोई होटल था, वहाँ पे जा रहा था। इनको पता चल गया क्रांतिकारियों ने इसको पकड़ा, और मैडम डिफार्ज अपनी टीम को लेकर के वहाँ गई, और इसके मुंह में घास डाली गई। सबसे पहले घास डाली, इसको मारा, और पोल पर फांसी से लटका दिया गया। ठीक है, इतनी बुरी मौत मारी। पहले घास खिलाई, पर इसको घास खाने के लिए बोल रहा था ना कमीना। तो फिर फॉलोन के सर को जो है मतलब भाले पर रख करके, और जो बर्छी पे जैसे इस तरीके से ऐसे नुकीला, और यहाँ जो है ये फॉलोन, और ये इसके मुंह में ये भर रही घास। ठीक है, अब तो याद रहेगा किसके मुंह में घास डाली गई थी। तो फॉलोन को जो है मुंह में घास भर के मार दिया गया था, और इसका जो है सर लट लिया गया था। अब होता क्या है इसमें आगे कि इसकी जो है सुरक्षा में जो थे उनको, मतलब ये इसका दामाद और था, एक दामाद को मारने के लिए भी जा रहे हैं, और दामाद को भी मार दिया, उसका भी सेम हाल किया। लेकिन अभी इनका जो है जोश ठंडा नहीं पड़ा, अभी और मारना है इनको। 23 चैप्टर आता है, 23
इसका नाम है द फायर राइजेस। ठीक है, कुछ नहीं है, ये चैप्टर के नाम तो इनसे कंफ्यूज मत हो ना, तो कहानी जुड़ती चली जाएगी। ये जैसे द सी स्टिल राइजेस में सी में आप मान लो घास को जो है खिला दिया जाता है, फायर राइजेस में अभी क्रांति उठ रही है। तो रोडमेंडर के पास एक अजनबी आ जाता है, सेटो। एक ये चीज़ याद रखनी है आपको, इसमें CHATEAU इसकी स्पेलिंग देख लेना, और ये है सेटो, पढ़ेंगे इसको। सेटो आलीशानता का प्रतीक है। तो रोडमेंडर जो है, रोडमेंडर के पास एक अजनबी आता है और उससे पूछता है कि एवरमोंट्स का सेटो किधर है। ठीक है, एवरमोंट का सेटो किधर है, और उसी रात 4 आदमी आग लगा जाते हैं सेटो में। मतलब रोडमेंडर वहीं रहता था कहीं बाहर उसके आसपास, तो रोडमेंडर को जो पूछते हैं सेटो कहाँ है, सेटो वही एवरमोंट जहाँ रहते थे, और वो क्या करते हैं, सेटो में आग लगा जाते हैं। 4 आदमी आते हैं रात को, और कोई भी आग बुझाने का प्रयास नहीं करता। ये आग की लपटें जलती रहती हैं और सेटो जलता रहता है, कोई नहीं बचाता है वहाँ पे, कोई कुछ नहीं लगता है। ड्रॉन टू द लैंडस्टोन रॉक, 24वां चैप्टर है आपके, ड्रॉन टू द लैंडस्टोन रॉक। इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो क्रांतिकारी हैं वो लगभग एरिस्टोक्रेट लोगों को पावर से हटा चुके हैं। ठीक है, पूरा मामला उनका क्लियर कर दिया है, वो अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो नोबेल मैन थे, जो पहले जिन्होंने दबाया था, शोषण किया था, जो खुद 0% टैक्स देते थे, 90% इन लोगों से लेते थे, उनका भी जो है पूरा मामला निपटा दिया गया। अभी कुछ ही बचे हैं, उनको भी निपटा देंगे। और होता क्या है, अब इसमें कुछ एरिस्टोक्रेट तो लंदन भाग गए हैं। ठीक है, और टेल्सन बैंक का एक मैसेंजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो टेल्सन बैंक है, इससे वहाँ के हालचाल रहते हैं, क्योंकि इसकी ब्रांच टेल्सन बैंक की फैली पड़ी हैं, पेरिस में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, दोनों जगह हैं। तो टेल्सन बैंक को मैसेंजर के रूप में काम में लेते हैं कि इन बैंक वालों से पूछ लो उधर क्या चल रहा है। एरिस्टोक्रेट भाग गए यहाँ से। तो एक दिन लॉरी और डार्ने बात कर रहे होते हैं कि टेल्सन की जो फ्रांस वाली पेरिस है, उसको, मतलब पेरिस वाली जो ब्रांच है, वहाँ कुछ प्रॉपर्टी के कागज़ हैं और उनको जा कर के बचाना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कौन कौन बात कर रहे हैं, एक तो डार्ने है और एक है लॉरी। लॉरी बहुत काम का आदमी है, लॉरी लूसी दोनों ही काम के। ठीक है, जेरी क्लिंचर तो अपनी कब्रें खोदने में बिजी है जो है। तो ये दोनों बात कर रहे हैं, लॉरी इसको बता रहा है कि वहाँ मैं जाऊँगा, फ्रांस जाना पड़ेगा मुझे, और वहाँ पे जो है कुछ कागज़ फंस गए हैं, उनको बचाना पड़ेगा वहाँ जा कर के। अब होता क्या है कि एक लेटर इसके लिए भी आ जाता है, डार्ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आग लगाई जा रही है सेटो वेटो में, तो इनका एक नौकर है गैबेल नाम का, एवरमोंट फैमिली का, जो है वो इसको लेटर लिख देता है डार्ने को, भैया आगे बचा ले और मर रहा हूँ मैं। तो मार्कस सेंट एवरमोंट के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। अब ये उस लेटर को लेकर के जाता है फ्रांस, ये भी फ्रांस जाएगा और लॉरी भी फ्रांस जाएगा, सारे फ्रांस जाएंगे। डार्ने उस लेटर को ले लेता है। मतलब यहाँ पे ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं उस टाइम पे एक लेटर आता है, लेटर जो है उसका है गैबेल का। तो ये डार्ने उसको पढ़ता है, और डार्ने उस लेटर को देख लेता है कि मार्कस सेंट एवरमोंट के लिए आया है, और मार्कस सेंट एवरमोंट ये खुद ही है, मतलब सेंट एवरमोंट फैमिली का ही तो है ये। तो अब ये क्या करता है, डार्ने यहीं से एक लेटर अपने लूसी को लिख देता है, एक मानेट को लिख देता है, लूसी की सिचुएशन बता देता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, और इसे ये लगता है कि मैं क्रांतिकारियों को समझा दूंगा फ्रांस में जाकर। डार्ने को ऐसा लगता है, जबकि डार्ने का नाम जॉन बर्शार्ड के चक्कर में, देखो यहाँ पे बताया था मैंने, अगर तुम्हें याद हो तो, अब पता नहीं कहाँ मिलेगा, कि जो जॉन बर्शार्ड ने जब बताया था इसको कि जो सेंट एवरमोंट फैमिली का जो आदमी है वो डॉक्टर अलेक्जेंडर मानेट की उससे शादी कर रहा है, तब उस टाइम मैडम डिफार्ज ने उसका नाम डार्ने का भी नोट कर लिया था और जॉन बर्शार्ड का भी नोट कर लिया था। ठीक है, लेकिन इसको डार्ने को लग रहा है कि ये वहाँ जाकर समझा देगा कि यार गैबेल तो जो है तुम्हारा ही आदमी है, और तुम इसको मत मारो। क्रांतिकारियों को बोलेगा कि तुम इसको मत मारो, गैबेल यार पीजेंट सोसाइटी का आदमी, हो सकता है हमारे लिए इसने काम करा हो, वफादार रहा हो, लेकिन ये तुम्हारे ही उससे बिलोंग करता है। तो इसको लगता है कि समझा देगा, लेकिन वहाँ के हालात बहुत उल्टे हैं। अब चलती है आपकी लास्ट बुक, बुक फाइनल, जिसका नाम है बुक थर्ड। और बुक थर्ड ये रहा। ठीक है, इसमें है आपके 15 चैप्टर्स, बस 10-1 मिनट और लगेंगे और ये आपका कलेस ख़त्म हो जाएगा पूरा। आगे टेल ऑफ टू सिटीज़ समझ नहीं आ रहा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा जो है। ठीक है, बुक 3 में सबसे पहला चैप्टर है इन सीक्रेट। ठीक है, और आप एक बार देख लेना रिकैप करके, जैसे मैंने ये बताए थे ना यहाँ पे सारे चैप्टर। ये देखो, ये द निटिंग थी 15 में, और 14 में द होनेस्ट स्टेट्समैन था, द फेलो डेलिकेसी, नो डेलिकेसी, होनेस्ट। इन सबको एक पेज पे लिख लेना और याद करने की कोशिश करना, हो जाएगा आराम से। जैसे 45 चैप्टर के नाम आप एक जगह पे लिख लेना, उनको कोशिश करना उसकी, मतलब जैसे
इधर लिख लेना पहली बुक के 6 चैप्टर, इधर लिख लेना इसके 24 चैप्टर, और इधर लिख लेना लास्ट वाली के जो है 15 चैप्टर। तो इसमें सोचने की कोशिश करना कि इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या, नाम लिख रहे हैं ना, नाम याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन घटनाओं का जो है अगर सीक्वेंस पूछा उसने तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप एक पेज पे तैयार कर सकते हो, पूरा मामला माइंड मैपिंग हो जाएगी, याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो अपन ये ख़त्म कर लेते हैं, अभी 15 चैप्टर और हैं, 15 चैप्टर 10-1 मिनट लगेंगे लास्ट, ठीक है। इन सीक्रेट में क्या है, डार्ने सीक्रेटली पहुंच गया है फ्रांस टू पेरिस, रास्ते में जा रहा है, एक सभी क्रांतिकारी इसको बोलते हैं, मतलब वो इसको समझा देते हैं कि भाई तुझे इसलिए ही जाने दे रहे हैं हम कि तू गैबेल के लिए यहाँ आया है, अगर तू और किसी काम से आया होता तो तुझको निपटा देते, क्योंकि हमें पता चल गया तू एवरमंड फैमिली का जो है आदमी है। अब हुआ क्या है, एक आदेश पारित हो गया है उसी टाइम पे कि जितने भी एमिग्रेंट्स हैं या भगोड़े हैं जो फ्रांस से भाग गए थे, उनकी प्रॉपर्टी बेच दी जाए, इन्हें मार दो, ऐसा मामला एक आदेश पारित हो जाता है। जैसे ये आता है ना, तो आदेश क्या आया है, आदेश यही आया है कि इनको मार दो, जो है जितने भी भगोड़े हैं जो अरेस्ट, मतलब सत्ता में वही पीजेंट लोग आ गए हैं, वो कह रहे हैं जितने भी ये लोग नोबल क्लास वाले भगे थे इन सबको मारकर ख़त्म करो, इनका खेल, इनकी प्रॉपर्टी बेच दो, कुछ भी करो, हमें नहीं पता। अब दो लोग क्या डार्ने को पकड़ लेते हैं और एक जेल ले जाते हैं, ला फोर्स, ये नाम याद रहना चाहिए आपको कि जेल का क्या नाम है, ला फोर्स जेल का नाम है, जिसमें फ्रांस वो मतलब ये बंद है, इसको बंद कर देते हैं लेके। और बास्टील कौन सी जेल थी, बास्टील वो जेल थी जिसमें डॉक्टर अलेक्जेंडर मानेट कैदी नंबर 105 रह करके आया था उसमें, ठीक है। अब डिफार्जे उससे मिलता है जेल में डार्ने से, तो डार्ने डिफार्जे को बोलता है कि लॉरी को बताओ यार, तुम, लॉरी मदद कर सकता है मेरी, लॉरी को बताओ, मैं जेल में हूँ। डिफार्जे उससे मना कर देता, मैं किसी को नहीं बताने वाला, क्योंकि ये इसको जानते हैं, ये एवरमंड फैमिली का आदमी। अब जेल में जब डार्ने जाता है तो सारे लोग जो है उसको घोस्ट की तरह देखते हैं और उसको बोलते हैं इन सीक्रेट, इन सीक्रेट, इन सीक्रेट। डार्ने को नहीं पता है कि ये इन सीक्रेट क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। डार्ने को एक अलग सेल में बंद कर दिया जाता है वहाँ पे, और अब कुछ नहीं है, ये सोच रहा है बेचारा डार्ने वहाँ पे अलेक्जेंडर मानेट और लूसी के बारे में सोचता रहता। दूसरा चैप्टर है द ग्रिंड स्टोन। द ग्रिंड स्टोन, इसमें क्या है ग्रिंड स्टोन में, अब लॉरी पेरिस ही टेल्सन ब्रांच की ब्रांच में बैठा है, टेल्सन ब्रांच जो है पेरिस वाली उसमें बैठा है। ये आया था यहाँ पे कागज़ वागज समेटने, इसको भी पता लग गया है कि जो है ये डार्ने को बंदी बना ली गई है। तो यहाँ पे डॉक्टर और लूसी आते हैं और इसको बताते हैं कि ये जो है डार्ने को कैदी बना लिया है, बंद कर लिया है, इसको यहाँ पे पता चल जाता है। अब ये लूसी इसको बता भी रही है कि मॉब जो है वो कोर्ट यार्ड में घुस गई है, और मतलब कोई बड़ा सा पत्थर है यहाँ पे ऐसे मान लो, और सारे जो भी दराती कुदारी लेकर के आए थे उनको धार दे रहे हैं, मतलब मारेंगे सबको, कैदियों को। लॉरी जो है लूसी को दूसरे रूम में ले जाता है कि हो सकता है तुम्हारे चक्कर में जो है इस ब्रांच पे हमला हो जाए, किसी को पता चलेगा कि ये डार्ने की वाइफ है तो फिर धर लेंगे तुमको भी जो है। तो मॉब ने जो है ला फोर्स के प्रिजनर्स की हत्या कर दी गई है, तुम पहले बास्टील जेल में रहे हो। अब ये कह रहा है लॉरी उसको, मानेट को, कि भाई मानेट ये लॉरी है, ये लॉरी उसको तो छोड़ा है लूसी को दूसरे कमरे में, मानेट को बोल रहा है कि भाई तू रहा है जेल में, तेरा जुगाड़ लगा, हो सकता है वो तुम्हें पहचानते हो, कैदी इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं, जाओ जाकर लगाओ। तीसरा चैप्टर है द शैडो। द शैडो, इसमें क्या है द शैडो में, एक शैडो पहले भी आ चुका है, जब वो 18 साल बाद उसको देख रहा होता है कि 18 साल में मैं किसी कब्र में से आदमी निकालूंगा, जब भी लॉरी सोच रहा होता है। इसमें यह है कि लॉरी बैंक से जो है लूसी और उसकी बेटी को बाहर निकाल कर बगल वाले मतलब पास में एक अपार्टमेंट देख लेता है, ये सारे ही आ गए यहाँ पे, अपार्टमेंट देख लेता है कि तुम उधर रहो, बैंक को खतरा नहीं होना चाहिए जो है। क्रंचर इनकी सेफ्टी के लिए वहाँ छोड़ दिया जाता है, जो मैसेंजर है कि भाई तू इनका ध्यान रखना, लॉरी और यंग लॉरी का, और हम जुगाड़, वो लूसी और यंग लूसी का, हम जो है इनका जुगाड़ करते हैं कुछ बाहर निकालने का, डार्ने को। इवनिंग में जो है अर्नेस्ट डेफाज एक मैसेज लाता है लॉरी के लिए, डॉक्टर का, कि जो है डार्ने अभी तक तो सेफ़ है, मतलब उसको सेफ़ है, अभी तक कुछ कराया नहीं करा है, मतलब किसी ने उसको नहीं मारा है अभी तक। और एक डार्ने का नोट भी लेकर के आया जिसमें लॉरी डिफार्जे को लूसी के पास लेकर आता है, मैडम डिफार्ज और वेंजिनेस उनको ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब ये जो डिफार्ज आया है ना, ये एक मैसेज लेकर के आया है, समझो बात को, एक मैसेज लाया है लॉरी के लिए। मैसेज किसका है, अलेक्जेंडर मानेट का है, वो ये कह रहा है कि अभी तक तो सेफ़ है डार्ने। फिर इसके साथ डिफार्ज के साथ जो है वेंजिनेस और मैडम डिफार्ज भी आई हैं, ठीक है। इनका कहना ये है कि हम एक बार लूसी को और उसको देख लेते हैं, जो है यंग लूसी से मिल लेते हैं, अगर मतलब हम उसकी हिफाजत कर लेंगे, मिल लेंगे तो, ठीक है। ऐसी सी बातें इसमें चलती हैं।
ये इसलिए मिलना चाहती है, मिल लेती है। मिस प्रोस लिटिल लूसी के पास खड़ी है और मतलब ऐसा होता है इसमें सीन ऐसे दिखाया जाता है कुछ कि ये मैडम डिफार्ज है भूतनी जैसी, इतना मर्डर कर रही तो भूतनी जैसी है। तो यहाँ पे लूसी है और यहाँ पे इसकी बेटी है और इसकी छाया जो है इनके ऊपर पड़ रही है, मतलब इनके ऊपर खतरा है एक तरीके से, ऐसी चीज़ें आती हैं इसमें। चौथा चैप्टर है काम इन स्टॉर्म। काम इन स्टॉर्म, इसमें क्या है काम इन स्टॉर्म? मैनेट जो है लाफोर से वापस आता है, लॉरी को बताता है कि डार्ने को, मतलब वो वापस आ रहा है, वो उसको छुड़ाने में लगे हुए हैं सारे, ये चैप्टर का नाम तो ऐसे ही है। तो वो उसको बोलता है कि उन्होंने सेफ्टी की गारंटी दी है, छोड़ा तो नहीं है उसको अभी तक, कि वो उसको नहीं छोड़ने वाले हैं, कि उसकी सुनवाई करेंगे, अच्छे से केस चलेगा जो है तभी। अब उसमें क्या होता है, भीड़ घुस जाती है, सीक्रेट वाले कैदियों को मारती है, जो इन सीक्रेट चल रहे थे ना उनको, और सामान्य कैदियों को मुक्त कराती है। ये हो रहा है लाफोर्स जेल में। हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, इनस्टेबिलिटी चल रही है, 1 मिनट में शांति बहाल हो जाती है, 1 मिनट में क्रांति शुरू हो जाती है, कुछ भी चल रहा है। 5वां काम इन स्टॉर्म इसीलिए दिखाया गया इसको, काम शांति ये कि अभी तक सुरक्षित है और सुरक्षा की गारंटी दे दी है। अगला चैप्टर है द वुड सॉयर। अब ये क्या है वुड सॉयर का काम? वुड सॉयर का काम कुछ नहीं है, ये वुड सॉयर है जो पहले रोड मेंडर था, वही वुड सॉयर है। इसके घर के पास है वो जेल लाफोर्स, तो यहाँ से उसको दिख जाता है लूसी को, जो है ये लूसी को और उसकी बच्ची को बहुत चढ़ाता है, लेकिन लूसी इसके घर आती है, इसको पैसे देती है कि भाई यहाँ से मेरा हस्बैंड हो सकता है दिख जाए, तो उसी चक्कर में वो यहाँ पर आती रहती है, ठीक है। और डॉक्टर मानेट आ जाता है यहीं पे वुड सॉयर के पास, जब होती है भीड़ भी गिर लेती है एक दिन, इसको डर लगता है, लेकिन भीड़ इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है लूसी को। वो क्या है, मतलब यहाँ से झलक दिख जाए उसकी, जैसे यहाँ ये वुड सॉयर का घर है, इधर जेल है, तो कुछ दिख जाए, हो सकता है हस्बैंड देख लेगा। तो एक दिन डॉक्टर मानेट आता है और बोलता है कि लूसी तुम्हें वो देख रहा है ऊपर से, फ्लाई किस कर दो, ऐसी कुछ बात है। 6वां जो चैप्टर है वो है द ट्रायम्फ। द TRIUMPH, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगले दिन चार्ल्स रिलीज हो जाता है, चार्ल्स डार्ने आ जाता है और लिटिल लूसी सबको गले लगाता है, मतलब इनकी जीत हो गई है। चैप्टर है 6वां। 7वां चैप्टर क्या है, ए नॉक एट द डोर। अब वो वापस आता है, सब मिलकर खुश होते हैं, और लेकिन उसके बाद ही तुरंत, मतलब शाम को जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। प्रोस और जेरी क्रंचर, ये बात याद रखनी, ये आगे जुड़ेगी बाद में। प्रोस और जेरी क्रंचर ये गए हैं शॉपिंग करने, मतलब बाहर गए हैं घूमने, तो इनके घर पे दस्तक होती है। वहाँ पे इनका जो अपार्टमेंट है उस पर 4 लोग आ जाते हैं और डार्ने को बताते हैं कि तू एक प्रिजनर है, तुझे वापस से जो है प्रिजन ले जाया जाएगा, और 3 लोगों ने तुझ पर आरोप लगाया है, 3 लोगों ने आरोप लगा दिया है तेरे ऊपर। वो कहता है क्या आरोप लगाया भैया, तीसरा कौन है? तो 2 के नाम बता देते हैं, अर्नेस्ट डिफार्ज और मैडम डिफार्ज ने लगाया है, थेरेसा डिफार्ज इसका नाम है। तीसरा कौन आदमी ये नहीं बताया जाता, और उसको ले जाते हैं जेल वापस से। अब फिर टेंशन बढ़ गई, ठीक है। ए हैंड एट कार्ड्स, 8वां चैप्टर है आपके, 7वां हो गया, 8वां चैप्टर है ए हैंड एट कार्ड्स। तीसरा कौन आदमी यहाँ पे बताया जाएगा, उसको कोर्ट्स में सुनवाई होगी। अब यहाँ ए हैंड एट कार्ड्स पे क्या मतलब है, एक आदमी है, ये वाइन शॉप में आ गए हैं, ये जो यहाँ से निकले थे मिस प्रोस और जेरी क्रंचर, तो वाइन शॉप पर एक आदमी को देखते हैं वाइन शॉप में, और ये आदमी है जॉन बर्शार्ड, ठीक है। जॉन बर्शार्ड जो अपना नाम बता रहा है, जॉन बर्शार्ड है। तो इसको जो है ये प्रोस पहचान लेती है और कहती है कि ये तो मेरा भाई है सोलोमन प्रोस। लेकिन ये जो जॉन बर्शार्ड या सोलोमन प्रोस जो है, ये इसको कहता है कि भाई देवी चुप हो जाए, यहाँ मुझे वो सब पहचान लेंगे, और ये आगे चल के बात करेंगे थोड़ी सी। क्रंचर इनके पीछे पीछे आता है, ठीक है, क्रंचर इनके पीछे पीछे आ गया। अब कार्टन भी आ जाता है वहाँ से, उसका मन नहीं लग रहा है कि यार कोई दिख ही नहीं रहा है इंग्लैंड में, तो यहाँ लंदन के अंदर, तो अपन भी चलते हैं वहाँ पे, कहाँ गए सारे लोग, उधर ही चलते हैं। तो वो भी भैया जो है चल देता है, अपने पेरिस आ गया है वो। तो ये सारे मिल जाते हैं यहाँ पे गली में, अंधेरी गली में, ये जो है जॉन बर्शार्ड या सोलोमन प्रोस और इसकी बातचीत हो रही होती है, ये मिल जाते हैं सारे। मिल करके ये क्या करते हैं, बातें करते हैं। ये इस यहाँ आ जाता है कार्टन इसको बोलता है बर्शार्ड को कि तू जो है भागा हुआ है इंग्लैंड से, और तू चल वापस, ठीक है, मैं तुझको लेके जाऊंगा टेल्सन बैंक और तुझको सज़ा दिलवाऊंगा, ऐसे कहता है कार्टन इससे। इंग्लैंड का प्रिजनर है तू तो। और ये जो है इसको बता देता है कि हाँ भाई मैं काम कर रहा हूँ ये सोलोमन प्रोस के लिए। अब ये चले जाते हैं दोनों टेल्सन बैंक में, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के जो है कार्टन उसको लॉरी को बोलता है कि ये देख मिल गया ये गद्दार आदमी। कौन? जॉन बर्शार्ड। इसको सुना कुछ, इसको बोल कुछ।
ठीक है। अब कार्टन और लॉरी का अलग ही मामला चल रहा है। उसको कह रहा है कि तुम मतलब यहाँ से ये आ गए इस अंधेरी गली से टेल्सन बैंक वाली ब्रांच पे, तो यहाँ ये इसको बोल रहा है टेल्सन को, इसको लॉरी को ये बोल रहा है कि इसको सुना जॉन बर्सार्ड को कुछ कार्टन बोल रहा है ये सब। लेकिन ये स्पाई है रोजर क्लाई नाम का, इंग्लैंड के स्पाई हो तुम फ्रांस में, या एक और स्पाई है रोजर क्लाई नाम का जो कार्टन के केस को मजबूती दे रहा है बर्सार्ड के खिलाफ। बर्सार्ड पूछता है कार्टन से क्या चाहिए भैया तुझे, कार्टन उससे पूछता है जेल तक पहुंचने का जुगाड़ है क्या, ठीक है। मतलब ये इसको सज़ा दिलवाने कह रहा है मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो ये कार्टन की और इसकी बातचीत याद रखना। और एक ही बात याद रखनी है बर्सार्ड की, कि कार्टन बर्सार्ड से कह रहा है कि तू जो है दोषी है, तुझको सज़ा दिलवाऊंगा। बर्सार्ड कह रहा है तुझे क्या चाहिए वो बताना, दिमाग क्यों खा रहा है। तो ये कह रहा है जेल तक पहुंचने का जुगाड़ है क्या कुछ, तो मान के ठीक है जेल तक तुझको पहुंचवा देंगे। अब द गेम बना लिया जाता है। गेम मेड में क्या है पूरा मामला सुनो, ये चैप्टर है द गेम मेड नाम का 9वां चैप्टर। तो द गेम मेड में लॉरी को पता लग जाता है कि जेरी जो है ग्रेव खोदता है, ठीक है। इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। ये कहता है कि जो है तू मतलब लॉरी ये वही जो कर्मचारी है, और क्रंचर जो क्या है जो ग्रेव खोदता है, ग्रेव डिगर है। तो लॉरी इसको बोलता है क्रंचर को कि तुझे बैंक से निकाल दूंगा। ये कह रहा है कि भैया ऐसा कर तू मुझको निकाल दे बैंक से, और मेरा जो बेटा है ना उसको लगा ले, ठीक है, मेरे बेटे को बैंक में लगा ले, और जो है मैं तो परमानेंटली ग्रेव डिगर बन जाऊंगा परमानेंटली। इस तरीके की इनकी बातें चल रही होती हैं, ठीक है। कार्टन और बर्सार्ड प्राइवेट रूम में बातें कर रहे हैं, वो जुगाड़ लगा रहे हैं कि डार्ने को कैसे निकाला जाए। कार्टन लॉरी को बोलता है कि डार्ने को बचाने के लिए मैं अपना बेस्ट करूँगा, ठीक है। लॉरी रो रहा है, लॉरी थोड़ा लूसी टाइप का ही आदमी है, लेकिन कार्टन उसे कह रहा है तू मेरे बाप के समान है, तू रो मत और टेंशन मत ले, तूने अच्छी लाइफ लीड करी है और अच्छा काम तो कर रहा है बैंक के लिए। अब कार्टन रात को विचार विमर्श करता है और वहाँ जाता है केमिस्ट्री दुकान पर जाता है रात में, मतलब चक्कर काट रहा है इधर उधर और खुद की तुलना कर रहा है उससे, समझना बात को, रिसरेक्शन मैन में से कंपेयर करता है कि मैं जो है अपनी जो जान गंवा दूंगा और दूसरे के लिए। और यहाँ केमिस्ट्री की दुकान पर जाता है, केमिस्ट्री की दुकान है, यहाँ से ड्रग ले लेता है, ठीक है, ड्रग ले लेता है जो अगले दिन काम में आने वाला है। डॉक्टर मानव इस बात से इनकार करता है कि डिफार्ज उसको लेटर के बारे में बता देते हैं जो बास्टिल जेल से मिला है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, कोर्ट में सुनवाई चल रही होती है उसकी, तो वो बोलते हैं कि 3 लोगों ने डार्ने पर आरोप लगाए हैं। पहला तो जो है 2 तो डिफार्ज हैं और एक डॉक्टर मानेट है। मानेट बोलता है मैंने तो नहीं लगाया भैया, ये क्या बीमारी है। तो उसको बताया जाता है कि तेरा एक लेटर मिला है, ठीक है, तेरा एक लेटर मिला है वहाँ से बास्टिल की जेल से, उसमें तूने एडमिट करा है कि ये जो है अपराधी हैं, ये लोग सेंट एवरमॉन्ट फैमिली वाले, उनके अपराध हैं। द सब्सटेंस ऑफ द शैडो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, ठीक है। चैप्टर है 10वां, अच्छे से समझाऊंगा इसको आराम से। द सब्सटेंस ऑफ शैडो, ठीक है। इसमें क्या है, द सब्सटेंस ऑफ शैडो में कहानी पीछे चली जाती है और ये कहानी जब पहुंच गई 1757 में। होता क्या है, ये डॉक्टर है, ये बड़ा अच्छा खासा डॉक्टर है, नाम कमाया हुआ, अलेक्जेंडर मानेट। इसको 2 आदमी उठा ले जाते हैं, 2 आदमी वही अंकल और बाप है उसके। ये 2 आदमी इसको क्यों उठा ले जाते हैं, 2 लोगों की केयर करने के लिए। 2 लोगों की केयर किस किस की करवा रहे हैं, एक महिला है और एक है पुरुष। इस पुरुष के 2 बहनें थीं, एक तो यही एक महिला है जो है, और एक और है इसकी छोटी बहन। तो ये पुरुष अपनी छोटी बहन जो कि आज कौन है, मैडम डिफार्ज है। बात को समझना कि डॉक्टर अलेक्जेंडर मानेट को 2 आदमी ले गए। ये 2 आदमी कौन है, ये एवरमॉन्ट फैमिली के जो हैं चाचा और बाप हैं उसके, डार्ने के। अपने फार्म हाउस पे 2 गंभीर रूप से बीमार या गंभीर घायल लोगों के लिए ले गए हैं। एक महिला है जिसका इन दोनों ने रेप करा है, उसके मतलब जो पागल हो गई है उसके लिए इसको लेकर गए, और एक पुरुष है जिसमें इन्होंने चाकू मार दिया है। ये पुरुष इन लोगों से बचा करके अपनी छोटी बहन यानी कि मैडम डिफार्ज को, जो बड़ी होकर मैडम डिफार्ज बनती है, उसको छोड़कर आ गया। ये अपनी बड़ी बहन के लिए यहाँ आता है, लेकिन ये लोग इसमें चाकू मार देते हैं और ऐसी कहानी चलती है अलेक्जेंडर मानेट के टाइम पे, ठीक है। पूरी बात, ये मौत की कगार पर है और ये मर भी जाता है। ये मरने से पहले डॉक्टर मानेट को सारी बातें बता जाता है अपनी, कि जो है इन दोनों ने और ऐसा ऐसा करा। तो मैंने मानेट क्या है, एक लेटर लिख लेता है कोर्ट में देने के लिए कि इनको सज़ा जो है दिलवानी पड़ेगी, और कोर्ट के लिए एक लेटर लिख लेता है और उस लेटर को डिलीवर करने भी जाता है। लेकिन रास्ते में क्या होता है, रास्ते में इसको एक डार्ने की माँ मिलती है, मतलब चार्ल्स डार्ने की माँ। वो इससे कहती है कि एक लड़की गुम है, उसको ढूंढ लेते हैं मिल जाए तो। हालांकि वो नहीं ढूंढ पाता है मानेट,
तो वो अपने बेटे डार्ने से भी कहती है कि उस लड़की की तलाश करो, अगर मिल जाए तो। लड़की कौन है? यही मैडम डिफार्ज, ठीक है। अब उसी रात क्या है, इसका हो जाता है किडनैप भैया, अलेक्जेंडर मानेट का। जैसे कि आजकल ईडी और सीआईडी की रेड पड़ती है, अगर कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला तो सरकार उससे कुछ नहीं बोलेगी, सीधी ईडी आएगी आपके घर पे, आप पे कई तरीके के चार्जेस फाइल करे जाएंगे जो है। तो ऐसे ही अलेक्जेंडर मानेट को सीधा बास्टिल की जेल में डाल दिया जाता है। सुनवाई के दौरान खूब सारे इस पर केस दर्ज कर दिए जाते हैं, झूठे साचे कैसे भी तरह के, ठीक है। अब डॉक्टर को मुंह बंद रखना है, लेकिन डॉक्टर मुंह बंद नहीं रखता है, तो खैर नहीं है तेरी, इस तरीके की उसको धमकी दी जाती है, ठीक है। ये लेटर वेटर लिख देता है, ये सारी बात मैं बता चुका हूँ आपको। अब आता है चैप्टर 11 डस्क। डस्क नाम है चैप्टर 11 का, ठीक है। इस डस्क नाम के चैप्टर में क्या है, कहानी वापस चार्ल्स डार्ने पर शिफ्ट होती है। वहीं आ गई, ये बीच में एक बताया था मैंने, ये क्या द सब्सटेंस ऑफ शैडो के पूरा मामला चल कैसे रहा है, ठीक है। डस्क में वहीं आ गए, चार्ल्स डार्ने को जो है फांसी दे दी जाती है। लूसी रो रही है और लूसी आधी बेहोश की हालत में, सुनवाई चल रही है, उसको पता चल गया है डार्ने को फांसी होगी, और लास्ट बार गले मिलने की परमिशन दे देता है। ये जो है गले मिल रहे थे एमरस, चार्ल्स डार्ने और लूसी मानेट। तो होता क्या, इसके बाद लूसी बेहोश है और कार्टन उसको दूसरे वेटिंग रूम में ले जाता है और वहाँ पे उसको अनकॉन्शियस हालत में किस करता है। वो उसको बोलती है कि बचाओ डार्ने को, जैसे ही हो सकता है तो इसको बचाने का पूरा प्रयास करेगा। हालांकि ये इसके जैसा दिखता भी है, ठीक है ना। और अ लाइफ यू लव, इस तरीके की बात ये बोलता है उससे, मेरा जीवन जिसे तुम प्रेम करती हो उसके लिए, ऐसे बोल के चला जाता है। चैप्टर 12 में डार्कनेस है। इस डार्कनेस वाले चैप्टर में क्या हो रहा है, अब कार्टन चाहता है कि कुछ लोग मुझे देख लें, तो इसके लिए वो वाइन शॉप पर चला जाता है और वाइन शॉप पर जाकर वहाँ क्या पढ़ने का नाटक करता है, अखबार पढ़ने का नाटक करता है। और उसको मैडम डिफार्ज नोटिस भी करती है कि ये बंदा आया है, डार्ने जैसा दिखता है, लेकिन इसको फ्रेंच नहीं आती है, जबकि डार्ने को फ्रेंच दे दनादन आती है, ठीक है। अब मैडम डिफार्ज, वेंजिनेंस और 3 जैक्स आपस में बात कर रहे हैं। वेंजिनेंस इसकी सहायक है, ध्यान रखना। और मैडम बोल रही है कि अब डार्ने तो निपट जाएगा, लेकिन अब हमें लूसी और यंग लूसी और डॉक्टर मानेट को मारने का भी प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो अर्नेस्ट डिफार्ज है वो बोलता है कि बस बहुत है, क्यों मार रहे हो, उनका तो कोई दोष भी नहीं है। लेकिन ये कहते हैं नहीं, सब मारेंगे, अभी जो उसकी नीटिंग पूरी नहीं हुई है और मौत का खेल और खेला जाएगा, अभी ऐसी सी बातें करती है। लेकिन जो इनकी दुकान में बैठा ये अखबार पढ़ रहा है, ये कार्टन सारी बात सुन लेता है और जाकर के लॉरी को बता देता है कि भैया जो है निकल लो तुम यहाँ से, यहाँ सेफ नहीं हो, मामला गंभीर होता जा रहा है दिन पे दिन, ठीक है। 52, ये क्या है 52 में बामन आदमी को जो है जेल कर दी जाएगी, तो उन बामन में डार्ने को शामिल कर दिया जाता है, उसी सेल में बंद कर देते हैं। कि मतलब होता क्या है, मेरी बात सुनो, कि अगले दिन डार्ने को फांसी होनी है, उससे एक दिन पहले इवनिंग में डार्ने लूसी और डॉक्टर मानेट के लिए एक पत्र लिखता है। पत्र तो लिखते ही रहते हैं इसमें, ठीक है। अब अगले दिन 1 बजे की बात है, 1 बजे कार्टन उससे मिलता है, मतलब ये पहले ही उनको बताया है लूसी बोस को, लॉरी वॉरी को, कि तुम जो है निकल जाना कल। तो कार्टन उससे मिलने जाता है डार्ने से और जेल में, और उसको जो है बेहोश कर देता है। वो ड्रग जो वो कल रात को लाया था बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद कपड़े चेंज कर लेता है, कपड़े चेंज करके और उसको बाहर निकाल देता है। मतलब गार्ड्स जो होते हैं वहाँ, वो उनको लगता है कि जो डार्ने कार्टन है, कार्टन डार्ने है, ऐसा लगता है। तो कार्टन तो उसके कपड़े पहन लेता है, डार्ने बेहोश है, डार्ने को वो बाहर निकाल देते हैं कि ये बेहोश हो गया, कोई मिलने आया था जो। और कार्टन क्या करता है, कार्टन को जो है 52 लोगों के साथ भेज दिया जाता है। वहाँ इसको मिलती है एक सीमिस्ट्रेस होती है सिलाई करने वाली महिला, यही नाम से इसका लिखा गया है नाम सीमिस्ट्रेस का, ठीक है। इन दोनों में लव हो जाता है, क्या होता है पता नहीं, लास्ट में ऐसी बातें दिखाई जाती हैं। 14 द निटिंग डन चैप्टर, इसमें क्या है द निटिंग डन चैप्टर में, द निटिंग डन इस चैप्टर में ये है कि डिफार्जे बोल रहा है जैक्स को कि वेंजिनियन से कि लूसी का मारने का प्लान रेडी, अब चलते हैं उसको मारने के लिए, ठीक है। डिफार्जे ये सोचती है कि घर पे होगी लूसी और रो रही होगी, और जो है गद्दार के लिए जो रोए वो गद्दार के लिए जो रोए, तो डालने के लिए रो रही होगी, और गद्दार के लिए रोना मतलब तुम भी गद्दार हो, तो उसको ऐसे करके केस वेस लगा देंगे, झूठे मोटे मार देंगे। चलो, अब प्रॉस और जेरी जो है निकलने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सारे एक साथ जाते नहीं हैं, ये उससे पहले ही निकल जाते हैं। वो जो है मतलब जब कार्टन इनको आकर के बताता है ना कि तुम उधर
वो तुम्हारे मारने की तैयारी कर रही है, तो तुम कल 2 बजे की गाड़ी से जो है निकल जाओ। सारे जाते नहीं हैं, क्योंकि सारे एक साथ जाएंगे तो लोगों को शक हो जाएगी कि यार ये गाड़ी भर भर के कहाँ जा रही हैं, कल तक तो ये अपार्टमेंट में रह रहे थे, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ये मामला चलता रहता है पूरा। आगे क्या होता है इसमें, आगे इसमें होता है कि ये जाती है, लेकिन इसको प्रोस मिलती है वहाँ पे, और ये उस पर पूछती है कि लूसी और यंग लूसी कहाँ हैं, तो ये प्रोस बताती नहीं है कुछ भी, तो ये इस पर गन पॉइंट कर देती है, ये ऐसे करके बंदूक तान देती है इसके ऊपर, और लेकिन ये क्या है, प्रोस उल्टा इसी को मार देती है। निटिंग डन हो गई है, ये मर गई अपनी, ये मैडम डिफार्ज को ये प्रोस मार देती है, लेकिन खुद बहरी हो जाती है, डेफ, क्योंकि गोली वोली कभी चलाई नहीं होती, गोली चलाने का अपना नियम है। एनिमल मूवी देखो जिसमें वो कहता है कि कच्चा पहन के रखो तुम, और जो है वॉकमैन लगा के रखो कानों पे साउंड नहीं जाना चाहिए गोली का, तो ऐसी सी बातें रहती है कुछ। तो निटिंग डन, अनडन हो गया निटिंग का काम। और फिर जेरी जो है कसम खाता है कि अगर ये जो है लोग जो निकले हैं इंग्लैंड के लिए, ये अगर सही सलामत पहुंच जाएंगे तो मैं कभी ग्रेव डिगिंग का काम नहीं करूंगा, अपनी वाइफ को नहीं मारूंगा। और तो ऐसी कसम कौन खाता है, ये आपको पता होना चाहिए, जेरी क्रंचर खाता है, ठीक है। मैडम डिफार्ज आ गई है प्रोस के पास, ये तो हो ही गया, मर गई है ये निटिंग डन। फुट स्टेप्स डाई आउट फॉर एवर, ये आपका आखिरी चैप्टर है। द फुट स्टेप्स डाई आउट फॉर एवर, फुट स्टेप्स डाई आउट फॉर एवर लास्ट चैप्टर है। इसमें कुछ नहीं है, गाड़ी को जो है पूरे जो बामन लोग हैं उनको घुमाया जाता है, और ये मिस प्रोस और ये जेरी क्रंचर भी निकल जाते हैं। डार्ने भी आ गया है इनके साथ, लेकिन वो सबकॉन्शियस हालत में, वो अभी होश में नहीं है पूरे तरीके से। ये निकल जाते हैं इंग्लैंड के लिए। इधर कार्टन और सीमिस्ट्रेस को गाड़ी में रख के घुमाया जाता है उसमें फ्रांस की गलियों में, कि इनको मारा जाएगा जो है। और ये लोग जो है अपने से आगे वालों के मरने पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि एक किस करते हैं पहले, जो है सीमिस्ट्रेस और कार्टन ग्लोटिन पर जाने से पहले किस भी करते हैं। पहले सीमिस्ट्रेस को ग्लोटिन पर चढ़ाया जाता है और फिर कार्टन को ग्लोटिन पर चढ़ाया जाता है। ग्लोटिन जो है देखो इसके थंबनेल में दिख जाएगा आपको, मतलब इधर मैंने फ्रांस दिखाया है, इधर लंदन दिखाया है, बीच में ऐसे मैं हूँ, इधर फ्रांस है, इधर लंदन है, तो ऐसी सी बातें हैं। तो आपको ग्लोटिन देखने को मिलेगा, फ्रांस की हालत और लंदन की हालत आप एग्जैक्टली देख पाओगे वहाँ से। और ये दोनों मर जाते हैं। मरने से पहले जब ये फांसी पर जा रहा होता है, उससे पहले ये जो है अपनी तुलना क्या करता है, कुछ डायलॉग बोलता है जो आपको याद होने चाहिए। इट इज़ फार बेटर, मतलब कार्टन के ही हैं सारे डायलॉग। इट इज़ फार बेटर, मतलब मैं जो अभी कर रहा हूँ ये बहुत शानदार काम जो है मैं कर रहा हूँ, ऐसा ही काम मुझे करना चाहिए था शुरू में, ऐसी सी बातें ये करता है, ठीक है। और खुद को अच्छा दिखाता है, मतलब अच्छा समझता है अपने बारे में कि मैंने जीवन भर जो भी दारू वारू पिया, कुछ भी करा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अंत मैंने अच्छा किया है। और ख़ुद को ये ट्रू फ्रीडम फाइटर के रूप में भी देखता है। और ये एक सपना भी देखता है जिसमें ये सोचता है कि डार्ने के जो है बेटा हुआ है, लूसी और डार्ने के, और उन्होंने मेरे नाम पर उसका नाम कार्टन रखा है। ऐसी बातें ये करता है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, ये हो जाता है यहीं पे फिनिश आपका, ठीक है। तो मैंने करवा दिया, ये आपके 15 चैप्टर लो, तीसरी बुक के और सेकंड बुक के 24 चैप्टर, ठीक है। और पहली बुक के जो है 6 चैप्टर, सारे चैप्टर अपन ने कवर कर लिए अच्छे से। यहाँ से हमने शुरू करा था मामला पूरा। ये रिकॉल टू लाइफ, द गोल्डन थ्रेड, द ट्रैक ऑफ स्टॉर्म, और इसमें देखो किस किस को मरवा दिया, सबको मरवा दिया हमने। चार्ल्स डार्ने बच गया है, सीजे स्टाइवर, सिडनी कार्टन ये है हीरो अल्टीमेटली, और यंग लूसी इसकी बेटी ये भी बच गई है, मिस प्रोस का भाई स्पाई जॉन बर्शार्ड, और ये सारी बातें अपन, ठीक है। आगे की बात अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। और एक चैनल सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, मज़ा आ रहा है तो। और एक चैनल भी है अपना टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम पर ये सेम नाम से, जो ये यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम पर है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।